वी आर वेटिंग फॉर फ्यू मिनट्स, अदर स्टूडेंट्स जो है वो ज्वाइन कर लें। इंशाल्लाह शुरू करते हैं विद इन 5 मिनट्स। जी, तो प्रीवियस क्लासेस में हमने कुछ एडजस्टिंग एंट्रीज के रेफरेंस से लेक्चर डिलीवर किए थे, एंड आई होप कि आप सबने उसकी प्रैक्टिस की होगी। कि कोई फीडबैक मुझे नहीं आ रहा है, तो दिस बैच में मुझे खुद एक समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस लेवल पर जाऊं। तो अब तक कोई फीडबैक आपकी तरफ से उस तरह से ग्रुप में नहीं आ रहा है। तो ग्रुप में फीडबैक आए या कोई सोल्यूशन आए या कोई क्वेश्चन आए तो मुझे आइडिया हो कि हमने इसको कंटिन्यू करना है या इसके बाद फर्दर आगे बढ़ जाना है। क्योंकि जो लास्ट क्लासेस हुई हैं उससे मेरी अंडरस्टैंडिंग यही थी कि कुछ प्रीवियस ओल्ड स्टूडेंट हमारे वो पढ़ चुके थे, एंड जो न्यू स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन किया है उनमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने कहा कि उनको अकाउंटिंग पहले आती थी, बट 1 और 2 स्टूडेंट्स से ये भी कहा कि उन्होंने अभी रिसेंटली बीबीए लेवल पर ज्वाइन किया है, तो अभी स्टार्ट ही किया है अकाउंटिंग। तो कंपनी के अकाउंट्स के हवाले से हमने बात की थी। मैं जल्दी से थोड़ा सा रिवीजन दे दूं कि इसमें जो डिफरेंस है बिजनेस के टाइप्स से बिजनेस डिफरेंस नहीं होता, ओनरशिप से डिफरेंस आता है। इनकम स्टेटमेंट या नेट इनकम कैलकुलेट करने के लिए या डिस्टिंक्टिव्स बनाने के लिए आइदर सर्विस बिजनेस हो या ट्रेडिंग हो, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट वीक में जो है वो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग की टर्म से स्टार्ट करूंगा और आपको टाइम दूंगा कि आप ये वाला पार्ट जो है इनकम स्टेटमेंट ये वाला कंप्लीट कर ले, और जिसमें प्रॉब्लम हो वो मुझसे डिस्कस कर लें। तो नेक्स्ट क्लास हमारी जो होगी नेक्स्ट वीक, एंड जब आप कॉस्ट से स्टार्ट कर लेंगे तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि वीक में मेरी एक के बजाय 2 क्लासेस हो, ताकि हम इसको स्पीड से कवर कर सकें, क्योंकि सिलेबस आपका ज़्यादा है। तो इसमें जो काउंटिंग आपने की हुई है उसको अगर आप यूज़ करें तो आपके पास एक ट्रायल बैलेंस है और एडजस्टिंग एंट्रीज हमें आती हैं। इसमें जो एडिशन है कंपनी के अकाउंट्स में जो चेंज आता है कैपिटल की जगह, वो ये वाला पार्ट है। इंस्टेड ऑफ कैपिटल या मिस्टर ए कैपिटल और मिस्टर बी कैपिटल विच इज यूज्ड इन सोल पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप, कंपनी में जो कैपिटल होता है वो कहलाता है पेड इन कैपिटल या शेयर कैपिटल। एंड इन सम बुक्स, ब्रिटिश बुक्स या अमेरिकन बुक्स देखते हैं तो उसमें लिखा होता है कॉमन स्टॉक एंड प्रीफर्ड स्टॉक। इंस्टेड ऑफ यूजिंग कैपिटल टर्म हम यूज करते हैं पेड इन कैपिटल या प्रीफर्ड कॉमन स्टॉक, सॉरी ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल पाकिस्तानी बुक्स में लिखा होगा। और ये वो कैपिटल है जो प्रोवाइड किया डिफरेंट इन्वेस्टर्स ने। कंपनी शेयर इशू करती है टू रेज देयर कैपिटल, और शेयर्स आपको पता ही है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। तो कंपनी जब कोई नई फॉर्म होती है तो वो शेयर इशू करती है, और उसके बदले जो उसे कलेक्शन होती है वो उसका कैपिटल बन जाता है। इसी तरह इसके नीचे लिखा है पेड अप कैपिटल एक्सेस ऑफ पार। तो कंपनी अगर अपना शेयर 10 रुपीज़ का शेयर फॉर एग्जांपल 12 में सेल करती है, यानी 2 रुपये ज़्यादा ले लेती है, तो जो भी एक्सेस अमाउंट होगी विच इज कॉल्ड प्रीमियम, शेयर प्रीमियम। और उसको बैलेंस शीट में अक्सर जो बुक्स है हमारी अमेरिकन उसमें पेड अप कैपिटल एक्सेस ऑफ पार या
एक्सेस पेड इन कैपिटल की टर्म यूज होती है, एंड हम अपने पास इसको कहते हैं शेयर प्रीमियम। एंड जो कंपनी का प्रॉफिट होता है नेट इनकम, सोल प्रोप्राइटरशिप में नेट इनकम इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल, तो हम नेट इनकम को ऐड कर देते हैं। लास्ट टाइम मैंने डिस्कस भी किया था और हर दफा रह जाता है। मैं तीनों इनकम स्टेटमेंट अभी जैसे ही क्लास खत्म होती है मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ आपको, ताकि आपके पास ये एक फॉर्मेट आ जाए। और इस फॉर्मेट को आपने देखना है तो इसमें रिटेन अर्निंग्स के नाम से 5,50,550 नजर आ रहा है। तो कंपनी क्या करती है, अपने प्रॉफिट को रिटेन करती है और फिर जो नेट इनकम है उसमें से कंपनी ने डिविडेंड पे करना होता है। एंड डिविडेंड पे करने के बाद अगर कुछ अमाउंट की नीड हो कंपनी की तो उसे रिजर्व्स में ट्रांसफर करती है। एंड उसके बाद जो बच जाता है वो रिटेन अर्निंग के नाम से बैलेंस शीट का पार्ट होता है। तो यही चेंज है एक नॉर्मल या सोल प्रोप्राइटरशिप की इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और हेड्स में। यही चेंज है, पेड इन कैपिटल, पेड ऑफ कैपिटल या पेड इन कैपिटल, एक्सेस ऑफ पार एंड रिटेन अर्निंग। देन आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट। एंड इनकम स्टेटमेंट का ये जो पार्ट यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पार्ट में कोई चेंज नहीं होती। आइदर सर्विस बिजनेस हो, ट्रेडिंग बिजनेस हो या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, सॉरी सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो या कंपनी हो, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। सर्विस बिजनेस का इनकम स्टेटमेंट इसी तरह से बनेगा जैसे ये बना हुआ है। एंड ट्रेडिंग बिजनेस का इनकम स्टेटमेंट उस तरह बनेगा इस तरह ट्रेडिंग बिजनेस का बनता है, आइदर ओनरशिप सिंगल हो या पार्टनरशिप हो या कंपनी हो। यहाँ भी एक सर्विस बिजनेस का इनकम स्टेटमेंट बना हुआ है। साथ साथ मैं शेयर करूंगा आपको ट्रेडिंग बिजनेस का इनकम स्टेटमेंट। एंड मैन्युफैक्चरिंग हम पढ़ेंगे, जब कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का इनकम स्टेटमेंट वहां पर आएगा। मगर उसमें भी 90% जो है वो चीज़ें सेम होती हैं, एक्सेप्ट के जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उससे पहले हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। इसमें जो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चेंज आती है, इट इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। तो स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग में आप रिटेनिंग का जो प्रीवियस बैलेंस है, जो लास्ट ईयर आपका प्रॉफिट था, जो ट्रायल बैलेंस है मौजूद है 5,50,000, रिटेनिंग का हम प्रीवियस बैलेंस लेते हैं विच इज ब्रॉट फॉरवर्ड हियर। देन वी ऐड नेट इनकम, दिस नेट इनकम जो है इसमें ऐड हो जाएगी तो ये टोटल अवेलेबल हो गया। इसमें से कंपनी डिसाइड करती है कि कितनी अमाउंट उसे रिजर्व करनी है और कितना कैश डिविडेंड या स्टॉक डिविडेंड पे करना है। तो जो डिविडेंड्स की पेमेंट है वो इसमें से माइनस हो जाती है और माइनस करने के बाद जो आ जाता है वो रिटर्निंग देन ट्रांसफर होती है नेक्स्ट ईयर। तो इसे हम कहते हैं रिटर्निंग कैरिड फॉरवर्ड। तो इसे आप कैरिड फॉरवर्ड करके ले जाएंगे बैलेंस शीट में। ये पार्ट चेंज हो गया, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप एंड कंपनी में ये वाला पार्ट डिफरेंट है, ये कंपनी का है। एंड फाइनली फिर जो आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में भी असेट साइड में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज बनेगी असेट्स। लेकिन जब आप क्रेडिट साइड बनाते हैं तो लाइबिलिटीज में करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, एंड देन ये हेडिंग चेंज हो गई शेयर होल्डर्स इक्विटी। सोल प्रोप्राइटरशिप में हम इसको लिखते हैं ओनर्स इक्विटी और उसमें कैपिटल होता है सिर्फ। जी मंसूर साहब, आपका कैम खुला हुआ है, तो अगर आप इसको अब बंद कर लेंगे तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं शेयर होल्डर इक्विटी सेक्शन में पेड अप कैपिटल भी इसी का पार्ट है। पेड अप कैपिटल, एक्सेस ऑफ पार भी पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी है, रिटेनिंग्स एंड रिजर्व्स, ये तमाम आइटम्स आर द पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी। ये आपकी बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आई होप यहाँ से भी शायद ये शेयर होता है तो मैं देखता हूँ। कंप्यूटर कैमरा ऑन। मंसूर साहब एंड कॉर्नर अकाउंटिंग सर्विस
चलिए मैं इसको आपको ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। ये आपको याद रखना है। अब इसकी बेसिस पर ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास मौजूद है। एंड अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाए इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट की जो फॉर्मेट है और ये जो क्वेश्चंस तमाम पेपर्स में गिवन है, इनको आप सॉल्व करते जाएं, एटलीस्ट बहुत ज़्यादा आपको बैक जाने की ज़रूरत नहीं है। 2015 से लेकर 21 तक के पेपर्स को अगर आप सॉल्व कर ले इस टॉपिक के क्वेश्चंस को, जिसमें एडजस्टिंग एंट्रीज है, जनरल है, लेजर है, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट, यदि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपने पहले भी प्रैक्टिस की होगी, तो बुक्स अवेलेबल हैं, बुक्स में ये मटेरियल अवेलेबल होता है, आपने पढ़ा भी है या पढ़ रहे हैं, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इज द पेपर ऑफ 2019। अगर आप इसका डाटा देखें तो ये 20 मार्क्स है, आपको समझिए कि बोनस में दिए गए। तो सम अमाउंट्स आर ओमिटेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अभी मैंने आपके साथ शेयर किया था बैलेंस शीट आइटम्स एंड इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ रिटर्निंग। तो आपको डिटरमाइन करना है मिसिंग अमाउंट्स। तो इनिशियली जो आपके पास डाटा गिवन है, डिटरमाइन द मिसिंग अमाउंट, इसमें आपके पास टोटल एसेट्स गिवन है, देन टोटल लायबिलिटीज आपको कैलकुलेट करनी है, कॉमन स्टॉक गिवन है, रिटर्निंग गिवन है, रेवेन्यूज फॉर द ईयर, एक्सपेंसेस, रिटर्निंग का बिगिनिंग बैलेंस आपको चाहिए, नेट इनकम गिवन है एंड डिविडेंड्स गिवन है। दिसंबर 31 की रिटर्निंग जो है वो 13,500 है, जो आपके पास गिवन है, ये वाली। तो अगर सिर्फ इस पार्ट को देखें यहाँ तक, इन वैल्यूज से वी कैन कैलकुलेट टोटल लायबिलिटीज। जी कोई बता सकता है कितनी होगी? व्हाट आर द टोटल लायबिलिटीज? इसके लिए आपको अकाउंटिंग इक्वेशन याद रखनी होगी। अकाउंटिंग इक्वेशन होती है असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। The total assets are 37,500 and equity is 16,000. 2,500 common stock and 13,500 is the retaining. अगर आप यहाँ देखें, जो अभी हमने बैलेंस शीट देखी है इस पार्ट को, तो इक्विटी के में आपके पास यहाँ कैपिटल गिवन है। मैंने अभी बताया था आपको कि आप पेड इन कैपिटल भी कहते हैं, प्रीफर्ड स्टॉक और कॉमन स्टॉक की टर्म भी यूज होती है, एंड शेयर कैपिटल भी लिखा होता है, एंड साथ में रिटेनिंग। इस क्वेश्चन जो गिवन है इसमें पेड इन कैपिटल, एक्सेस ऑफ पार या शेयर प्रीमियम नहीं है या रिजर्व नहीं है, तो जो आइटम्स मौजूद हैं उनकी बेसिस पर असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। वी हैव असेट्स, देन इसमें से लेस कर देंगे हम, वी हैव असेट्स 37,500, 37,500, इसमें से हम लेस करेंगे जो आपको आइटम गिवन है, कॉमन स्टॉक एंड रिटेनिंग। एंड अगर ये जो पेपर मैंने आपके साथ शेयर भी किए थे ग्रुप में, अगर आपके पास मौजूद हुआ करें और आप इसे भी साथ ओपन कर लें तो आसानी होती है, जैसे मैं भी कर रहा हूँ। तो कॉमन स्टॉक 2,500 है, रिटर्निंग 13,500, 2,000, वालेकुम अस्सलाम, एंड 13,500। अच्छा, जो मैंने आपके साथ शेयर किया, आप कह रहे हैं कि वो फाइल ओपन नहीं हो रही। अच्छा ठीक है, मैं एक काम करता हूँ कि ये जो पेपर्स हैं यही शेयर कर देता हूँ मेरा। तो मैं अभी ग्रुप में आपको ले लेता हूँ।
जी कहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपने लास्ट वीक होमवर्क दिया था ना कि वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जी तो जी। मैं जब 2021 का क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी तो उसमें मुझे एंडिंग नहीं मिली, और सर मैंने ना बहुत गूगल किया लेकिन मुझे इसके सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे थे। तो मुझे ये मसला हो रहा था, जब मैंने 2020 का क्वेश्चन सॉल्व किया तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने सही किया है कि नहीं किया है? सॉल्यूशंस का कोई बिल, रेफरेंस अगर हो सके। बिल्कुल सही कहा, हमारा ग्रुप मौजूद है ना, तो जो भी सॉल्व करते हैं आप उसमें शेयर कर दिया करें। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा उसको चेक करके मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ, और जो क्लास में हम करते हैं उसका तो पता लग ही जाता है आपको। सर कोई ऐसी सोर्स नहीं होगी जिससे मुझे सॉल्यूशन मिल जाए, तो कोई चीज़ अगर समझ ना आए तो फिर मैं देख सकूं। अगेन इसकी सोल्यूशन फिर वही बात है कि या तो मैं कभी बैठ के बनाऊं पेपर वाइज, अगर किसी ने बनाए होते तो वो नेट में मौजूद होते। तो जो हम यहाँ क्लास में सॉल्व करते हैं, आप में से अगर कोई ये मेहनत करता जाए कि उसको अरेंज करता जाए, तो फिर हम उसको इस पोजीशन में होंगे आगे चलकर। अभी तो हम टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं ना, एक जी पूरा जी। पेपर तो एक साथ सॉल्व नहीं कर रहे, तो ये प्रॉब्लम तो है थोड़ी सी। वो उसका वाहिद अभी फिलहाल जो है वो ये तरीका है कि आप मेरे साथ ग्रुप में शेयर कर लिया करें, मैं नहीं हूँगा तो कुछ और स्टूडेंट्स होते हैं, वो सब एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं, तो एक आइडिया हो जाता है। तो सर ये जो 2021 का क्वेश्चन था उसमें सिर्फ इनकम स्टेटमेंट बनानी थी, तो मैंने जी जी। आधा सवाल कर लिया लेकिन उसमें ना मुझे एंडिंग ही नहीं मिली। फिर मैंने एक नेट पे देखा तो उसमें था कि अगर एंडिंग गिवन नहीं है तो मतलब हमारी सारी जो प्रोडक्ट्स थी वो बिक गई हैं, हम ये कंसिडर कर एग्जैक्टली लेंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही आपने कहा। बट आप अभी हम उसको डिस्कस कर लेते हैं उसको, अभी मैं एक जो बात क्वेश्चन कर लूँ, फिर हम उसको 21 को पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। ये मैंने ग्रुप पे इंडिविजुअल सेंड कर दिए, अगर ये चले गए हो तो आई थिंक नज़र क्यों नहीं आ रहा है। जी जी, ये मैंने आपको जिप फाइल भेजी थी, अगर वो ओपन नहीं हो रही है तो मैंने इंडिविजुअल सेंड कर दिया, एंड मैंने उससे उसका लिंक भी दिया था, आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं लिंक से। तो बहरहाल अभी वापस फोकस करते हैं क्वेश्चन पे, एंड जब ये हो ही गया तो साथ साथ में, चलिए थोड़ा सा स्लो हो गया, ओके। तो क्वेश्चन पर हम बात कर रहे थे, इसके बाद वो भी डिस्कस कर लीजिए बेटा जो आप कह रहे हैं। We have assets 37,500 and equity total is 16,000, and the difference of assets and equity is liabilities. Then we have liabilities of 21,500. We have assets given था क्वेश्चन में आपको, कॉमन स्टॉक एंड रिटेनिंग गिवन है जिस द पार्ट ऑफ इक्विटी। देन असेट्स हमें पता है, असेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी होते हैं। तो जैसे ही आप इसमें से इक्विटी को डिडक्ट करेंगे आपकी लाइबिलिटीज आ गई, एंड जो रिक्वायरमेंट थी फर्स्ट वो यही थी, मिसिंग, फर्स्ट का एक ही रिक्वायरमेंट है मिसिंग अमाउंट, तो पहली मिसिंग अमाउंट ये थी आपके पास। एंड मैंने इस रिटेन अर्निंग के साथ नहीं लिखा है कि रिटेनिंग बिगिनिंग है या एंडिंग है, बट देखिए इसको यहाँ एक्सप्लेन कर दिया उसने, रिटेनिंग दिसंबर 31 13,500 की एंडिंग रिटेनिंग आ गई है। अब आपके पास रेवेन्यूज गिवन है 24,000 के, एंड नेट इनकम गिवन है 7,500। तो एक्सपेंसेस कितने होंगे, वी कैन कैलकुलेट रेवेन्यू माइनस नेट इनकम। रेवेन्यू से एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो इनकम आती है। तो यहाँ चूंकि आपको रेवेन्यूज दिए हुए एंड आपको इनकम गिवन है, तो रेवेन्यू से आप लेस कर दें इनकम को, तो आपके एक्सपेंसेस आपके पास आ जाएंगे।
Again, around 24 and 7,500. Revenues 24,000 and income 7,500. Then your expenses are 16,500. नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट में हम रेवेन्यू से एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो इनकम आती, या इनकम दी हुई है तो मिसिंग फिगर इज एक्सपेंसेस। उसके लिए कंसेप्ट वही है, ये जो हमने यहाँ पर रेवेन्यूज में से ये माइनस किया था। एंड इसके बाद ये स्टेटमेंट ऑफ रिटेनिंग को दोबारा मैं फोकस करूंगा। रिटेनिंग हम लेते हैं जो पहले पिछले साल की रिटेनिंग है, इसमें इनकम को हम ऐड करते हैं और डिविडेंड्स या रिजर्व गिवन को माइनस करते हैं तो रिटेनिंग एंडिंग आ जाती है। तो अगर मैं इसी स्टेटमेंट को यहाँ से कॉपी कर लूँ और वैल्यूज हम वहाँ से चेंज कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी बात। So we can see here कि in this question we have returning ending दी हुई है 13,500। जो 13,500 है ये आपके पास ये मौजूद है। Then we have net income 7,500 and dividend 6,000। तो डिविडेंड जो है आपका 6,000 है and net income है 7,500। तो आप कैलकुलेट करना है ये अमाउंट। जी अब देखिएगा तो बड़ा सिंपल हो गया। ये लेस करना था 13,500 में, जब इसको सॉल्व करेंगे रिवर्स जाएंगे तो इसमें इसको ऐड कर ले, ये पोजीशन आ गई और इस अमाउंट में से इसे माइनस कर ले तो ये आंसर आ गया। तो इसको अगर प्रेजेंटेशन में इस तरह से करूं कि रिटेनिंग एंडिंग ऐड कर दें, इसमें डिविडेंड को रिवर्स जा रहे हैं, जो ऐड किया था वो लेस हो जाएगा, जो लेस किया था वो ऐड हो जाएगा। डिविडेंड एंड लेस कर दें इसमें से नेट इनकम। एंडिंग गिवन है 13,500, डिविडेंड है 6,000, दोनों को ऐड किया 19,500 हो गया। नेट इनकम आपकी गिवन थी 7,500, इसको हम लेस कर लेंगे 12,000 इज द रिटेनिंग बिगिनिंग या रिटेनिंग डेट दी हुई तो डेट के साथ लिख देंगे हम। बिगिनिंग मैं बिगिनिंग लिख रहा हूँ या डेट लिखी होगी 1 जनवरी जो भी है, इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। एंड इट डिपेंड्स कि आपकी प्रैक्टिस हो इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट का। ये मैं सेव भी करते जा रहा हूँ, मैं भी शेयर कर देता हूँ फाइलें आपके साथ। एंड अभी किसी ने मैसेज भी किया है शायद, अच्छा ये आपकी सामने छोड़िए। जब से व्हाट्सएप ग्रुप बनाए बड़ा फायदा भी हुआ है, लेकिन हमारे जैसे उन लोगों के लिए मुश्किल भी हो गई है क्योंकि स्टूडेंट का कोई टाइम नहीं होता। मेरे जो यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट होते हैं रात को 1 बजे 2 बजे समझते हैं मेरा नेट हर वक्त ऑन रहता है क्योंकि केबल नेट है मेरे पास, तो मैं सो रहा होता हूँ फोन पर नेट होता है तो वो उस वक्त भी मैसेज आ जाता है। तो बहरहाल ये जो क्वेश्चन था ये 20 मार्क्स का, इस पे इसी तरह से सॉल्व करना था। हमने इसमें कैलकुलेट कर लिया लाइबिलिटीज को, कैलकुलेट कर लिया आपने एक्सपेंसेस एंड कैलकुलेट कर ली रिटेनिंग जनवरी 1 मैंने बिगनिंग लिख दिया, आप उसमें जनवरी 1 लिखेंगे। तो ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन था। मैंने यही कहा कि ये बोनस दिया आपको जिसने भी पेपर बनाया। एंड ये अगेन इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट की अगर प्रैक्टिस हो हर तरह की तो फिर ये अगला क्वेश्चन रेशियोज का है, इसमें भी बैलेंस शीट पर ही काम किया गया लेकिन रिक्वायरमेंट कुछ और है। एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के फॉर्मेट, स्पेशली इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट पर बहुत सारा काम आप कर सकते हैं। तो मैं फिर आपसे रिपीट करूंगा कि आप उसको प्रैक्टिस करते रहिए। अब आ जाते हैं हम
ये डॉक्यूमेंट्स हैं, साथ साथ मैं इसको भी करता जाऊं कि इसमें से मैंने आपके साथ शेयर किया ट्रेडिंग एंड सर्विस। ये भी आपके पास चला गया, इन कंपनी ये रह गई है, इसको मैं अभी जिस पर हम काम कर रहे हैं वो क्लास के बाद फिर आपके साथ शेयर करूंगा। तो ट्रेडिंग अकाउंटिंग साइकिल, सर्विस अकाउंटिंग साइकिल, यानी सर्विस बिजनेस का इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट, सोल प्रोप्राइटरशिप का ट्रेडिंग बिजनेस इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट, एंड कंपनी पे अभी हम काम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट आपने कहा पेपर के हवाले से हम बात करते हैं, कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, ये जी से मैंने लिया हुआ था तो उसी पर है, इसको भी एंड में हम देखते हैं। एंड आपने कहा कि 21 का जो क्वेश्चन है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं पहले, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब इस क्वेश्चन में आपको मर्चेंडाइज इन्वेंटरी बिगिनिंग दी हुई है, सेल्स डिस्काउंट, सेल्स रिटर्न अलाउंस, परचेजेस, कैरेज, सेल सैलरीज, रेंट एक्सपेंस सेलिंग है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है, यूटिलिटी एक्सपेंस सेलिंग एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन सेलिंग एक्सपेंस है, ऑफिस सैलरीज, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के बाद ऑफिस रेंट, ट्रैवलिंग, ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, पोस्टेज, इंटरेस्ट, इंश्योरेंस एक्सपेंस, सेल्स गिवन है, परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न एंड इंटरेस्ट अर्न। अब इस क्वेश्चन में मर्चेंडाइज इन्वेंटरी एंडिंग नहीं दी हुई है, तो अगर किसी क्वेश्चन में एंडिंग नहीं होती तो हम अज्यूम करते हैं कि एंडिंग इन्वेंटरी निल है, या तो फिर कोई ऐसे टेक्निकल डाटा हो कि मिसिंग फिगर हो। इस सवाल में कोई मिसिंग फिगर नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो सिंपल इनकम स्टेटमेंट बनाएगी और मर्चेंडाइज इन्वेंटरी एंडिंग जो है वो निल है। इट मीन्स कि आपने प्रैक्टिकली तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो अगर कोई रनिंग बिजनेस है तो एंडिंग इन्वेंटरी जीरो हो नहीं सकती। बट बीइंग अ स्टूडेंट मुझे याद है कि मेरा जो मैं जब एमबीए कर रहा था फाइनेंस में, तो मेरे पास भी जो पेपर आया था अकाउंटिंग का, उसमें एंडिंग इन्वेंटरी नहीं थी। और इत्तेफाक से जो टीचर मौजूद थे उसने भी ये कहा कि नहीं है तो जीरो है। तो मैं भी नहीं भी यही आपसे कहा कि अगर एंडिंग नहीं है तो कि इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई डाटा मिसिंग नहीं है, तो अगर एंडिंग इन्वेंटरी नहीं है तो उसको आप नील अज्यूम करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब इसका ये डाटा का ये है कि आप मुझे या तो क्वेश्चन शेयर कर दें, या फिर अभी क्लास के बाद मैं देखता हूँ, मैं इसका एक्सेल पे सोल्यूशन बना के ग्रुप में रख दूंगा। एंड बाकी जो भी क्वेश्चन आप क्या करें तो वो शेयर कर लें, एंड जब आप शेयर कर लेंगे तो इंशाल्लाह उसको हम देख लेंगे, और उसको फिर कोई एक जो है वो अपने पास जमा करते जाए तो आपकी वजह से दूसरों को फायदा हो जाएगा। एंड 19 का जो क्वेश्चन था इसमें ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन आ गया, एंड ये डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है। हमारा अगला टॉपिक अकाउंटिंग में हम डेप्रिसिएशन ही पढ़ेंगे। एंड सेक्शन 2 शुरू हो गया तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग आ गई है। कॉस्ट इंशाल्लाह मैंने कहा कि हम नेक्स्ट क्लास से कॉस्ट पर भी काम करेंगे। ये हमने 19 जो है वो डिस्कस कर लिया। एंड अगेन इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है तो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है। एंड थर्ड चैप्टर में रेशियोज हैं, रेशियोज के लिए हमें बैलेंस शीट चाहिए होती है, इनकम स्टेटमेंट चाहिए होता है। तो यहाँ भी देख सकते हैं आप कंपनी की बैलेंस शीट कैसे पहचानते हैं कि यहाँ भी इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा हुआ है, एंड पार वैल्यू ऑफ शेयर इज 100 है, कैपिटल इज 1 मिलियन। इसी को हमने कॉमन स्टॉक कहा, इसी को हम इक्विटी शेयर कैपिटल कह रहे हैं। देन रिटर्निंग अवेलेबल है, तो रिटर्निंग की टर्म कंपनी में यूज होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप में नहीं मिलेगी। तो ये आपकी बैलेंस शीट आपको बता रही है, ये कंपनी की बैलेंस शीट है। अभी मैं जा रहा हूँ 2018 की तरफ। टू 2018 में आपके पास एक डाटा मौजूद है, एंड रिक्वायरमेंट है इसकी बेस्ड अपॉन above information, prepare adjusting entries, adjusted trial balance and income statement and balance sheet। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हम एडजस्टिंग एंट्रीज को देखते हैं। उसके बाद आपके पास डाटा मौजूद है, वी हैव कैश, स्टोर सप्लाईज, फर्नीचर, ये डिस्कस भी किया था शायद मैंने। इसमें रेवेन्यूज भी आपको सेल्स रेवेन्यू है, सेल्स रिटर्न गिवन है, और यहाँ कैपिटल और ड्राइंग की टर्म यूज हो रही है।
एंड कैपिटल एंड ड्राइंग का मतलब ये है कि ये सोल प्रोप्राइटरशिप का बेसिस है। और ऊपर लिखा भी है मुदस्सर कंपनी। ये मुदस्सर कंपनी अगर ये वो वाली कंपनी नहीं है, बल्कि वो उसके साथ पाकिस्तान में तो लिमिटेड लिखा होता है एंड जो अमेरिकन या ब्रिटिश बुक्स होती हैं उसमें INC या इनकॉर्पोरेटेड लिखा होता है। तो ये कैपिटल और ड्राइंग या ड्राइंग कंपनी में हो नहीं सकती। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री गिवन है, स्टोर सप्लाईज गिवन है, प्रीपेड रेंट गिवन है। इसका आपने एडजस्टिंग एंट्रीज बनानी है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना है और इनकम स्टेटमेंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। तो इसमें मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगिनिंग दी हुई होगी, आपको क्वेश्चन में ये गिवन है मर्चेंडाइज की बिगिनिंग। तो इसके लिए हम साथ साथ जो है वो ट्रेडिंग ये आ गया। ये किस तरह से बनेगा ये आपके सामने। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये डाटा दिया हुआ है एक, इसी पैटर्न पर ये आपको ट्रायल ये गिवन है क्वेश्चन में, अदर इंफॉर्मेशन गिवन है, बिल्कुल ऐसे ही एक ट्रायल बैलेंस गिवन है, अदर इंफॉर्मेशन गिवन है। सबसे पहला पार्ट है एडजस्टिंग एंट्रीज बनाना। एडजस्टिंग एंट्रीज बनाने के लिए क्या वो सम टाइम याद, फर्स्ट पार्ट इज एडजस्टिंग एंट्रीज, देन सेकंड पार्ट होता है आपका एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की। एंड एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो आपके पास गिवन ट्रायल बैलेंस है इसमें जितने हेड्स हैं उनमें ऐड करना होता है इन तमाम हेड्स को। तो अगर कोई अकाउंट ऑलरेडी मौजूद है तो वो प्लस माइनस होगा, और कोई अकाउंट नया आ रहा है तो हम उसमें ऐड कर लेते हैं। तो ये सारे हेड्स नए ट्रायल बैलेंस में जाने ही जाने हैं। नए ट्रायल बैलेंस पे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, और जो आपने इंट्रीज बनाई है इंट्रीज को इनकॉर्पोरेट करना है। तो चूंकि कैश को अगर मैं यहीं से देख लूँ तो कैश में कोई चेंज नहीं है, कोई एंट्री यहाँ पर से कैश से रिलेटेड नहीं है। उसके बाद अकाउंट सिविल में कोई चेंज नहीं है, मर्चेंट बिगिनिंग में कोई चेंज नहीं, प्रीपेड इंश्योरेंस। तो यहाँ आपने प्रीपेड इंश्योरेंस को डेबिट किया, डेबिट मौजूद है 1800, एंट्री में आपने क्रेडिट कर दिया 1800 से। तो जो नया ट्रायल बैलेंस बनाएंगे उसमें प्रीपेड इंश्योरेंस आ जाएगा 1000, और ये जो 800 का इंश्योरेंस एक्सपेंस है ये नीचे एक्सपेंसेस में ऐड हो जाएगा। यानी इसका ब्रेकअप हो गया, टोटल तो टैली है बट ब्रेकअप हो गया, यहाँ 1000 रह जाएगा और 800 नीचे आ जाएगा। ये दोनों हेड्स को इनकॉर्पोरेट करना है इस ट्रायल बैलेंस में। इसके बाद सप्लाईज जहाँ गिवन है 1350, तो ये एंट्री आपकी सप्लाईज एक्सपेंस है। सप्लाईज एक्सपेंस यहाँ आ जाएगा, एक ऐड होगा नया अकाउंट यहाँ सप्लाईज एक्सपेंस के नाम से, 550 से डेबिट करेंगे और वो 550 आप इसमें से माइनस कर देंगे क्योंकि आपने सप्लाईज को क्रेडिट किया हुआ है। इसी तरह जब जाएंगे लैंड और बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं है, बट एक्यूमुलेटेड डेफिनेट बिल्डिंग आपने बनाया हुआ है तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यहाँ आ जाएगा। एंड एक्यूमुलेटेड डेफिनेट ये भी क्रेडिट है और ये भी क्रेडिट है, दोनों प्लस होकर नए ट्रायल बैलेंस में जाएंगे। इक्विपमेंट में कोई चेंज नहीं है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट जो ऐड हो जाएगा ये वाली अमाउंट, ये 3000 एक्सपेंस में डेबिट हो जाएगी। सैलरीज एंड वेजेस 2400 है, यहाँ ऑलरेडी गिवन है 1,20,000, इसमें 2400 ऐड हो जाएगा। यहाँ लाइबिलिटी एक नई आ जाएगी, सैलरीज एंड वेजेस, एक्रूड सैलरीज एंड वेजेस। इस केस में आ जाइए अनअर्न्ड रेंट डेबिट किया आपने तो अनअर्न्ड रेंट का अकाउंट मौजूद है यहाँ पर 3000 से, क्रेडिट में 2500 डेबिट हुआ, नेट होगा 500 क्रेडिट रह जाएगा। और ये जो 2500 है ये रेवेन्यू बन गया, तो ये रेवेन्यू वाले सेक्शन में आ गया। इस तरह से सारी इंट्रीज एडजस्ट होने के बाद आप देख सकते हैं कि नया ट्रायल बैलेंस बनेगा और ये भी टैली हो जाएगा। टैली करने के बाद फिर आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना है। ये जो क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ वैल्यूज बदल गई हैं, बाकी सारा प्रोसेस सेम है। और ये भी ट्रेडिंग का ये जो क्वेश्चन गिवन है ये भी ट्रेडिंग बिजनेस है। कैसे पहचाना हमने, इसमें मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है, सेल्स है, परचेज रिटर्न है। एंड अगर आपने अकाउंटिंग पहले पढ़ी हो तो आपने इन्वेंट्री वैल्यूएशन पढ़ा होगा। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में इन्वेंट्री वैल्यूएशन के दो, ओके हाफिज साहब भी जवाब देता हूँ मैं एक्चुअली चैट को मैंने अभी देखा, अभी मैं इसको डिस्कस करता हूँ।
तो देन उसके बाद हम क्या करते हैं, वैसे हम प्रीवियस क्लासेस में ये डिस्कस कर चुके थे, अगर आप रिकॉर्डिंग को देखें, लेकिन फिर भी ब्रीफली मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, जरा मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ। तो हमने पढ़ा था इन्वेंट्री वैल्यूएशन। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने किस लेवल की, सबने एक साथ नहीं पढ़ा होगा, कुछ ने एडवांस पढ़ा होगा, कुछ ने नहीं पढ़ा। इन्वेंट्री जो होती है स्टॉक, किसी भी बिजनेस में, ट्रेडिंग बिजनेस में स्पेशली, सबसे जो मेन आइटम होता है वो बिजनेस में इन्वेंट्री है। वो सामान जिसका आप बिजनेस करते हैं, तो मेडिकल स्टोर में मेडिसिन होती है, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल मौजूद होगा, ग्रोसरी इम्तियाज पे चले जाएं तो सारी ग्रोसरी जो है वो सबसे बड़ा आइटम वही होता है। तो उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो सिस्टम्स दो है, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम होता है, दूसरा परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम होता है। ये पीरियोडिक एंड परपेचुअल को मैं कॉस्ट अकाउंटिंग में डिटेल से डिस्कस करूंगा। पीरियोडिक सिस्टम में हम इन्वेंट्री का कोई क्वांटिटी का कोई इन और आउट रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते, जबकि परपेचुअल सिस्टम में हर आइटम की क्वांटिटी भी प्लस माइनस हो रही होती है। फॉर एग्जांपल, जब आप किसी सुपर स्टोर में जाते हैं, फॉर एग्जांपल इम्तियाज में, तो जो आपका सामान होता है वो आपसे जो भी वहाँ पर टिल ऑपरेटर जो आपसे कलेक्शन कर रहा है उसको टिल कहते हैं, जिसमें वो पैसे ले रहा है आपसे, बैरल। तो वो आपका हर आइटम उठाता है, उससे बारकोड लिखा होता है और वो उसको शो कर रहा होता है, और पीछे वो प्लस माइनस हो रहा होता है, यानी क्वांटिटी का भी रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है एंड अमाउंट भी प्लस माइनस हो रही है। तो हर वक्त हमें पता होता है कि हमारे स्टोर में कितना स्टॉक मौजूद है। वक्त हर ट्रांजेक्शन के बाद हमें पता होता है कि हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, आपको कैलकुलेट नहीं करनी पड़ती। तो वो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है। पीरियोडिक में हमें हर चीज सेपरेट रिकॉर्ड हुई भी है एंड आप बनाते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये जो प्लस माइनस करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला है हमने इस तरह से, ये वाला काम होता है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में। परपेचुअल में ये ऑलरेडी गिवन होता है। तो जब भी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, अगर ट्रेडिंग बिजनेस है और पीरियोडिक सिस्टम है, तो आपको अदर इंफॉर्मेशन में क्लोजिंग एंट्री मिलेगी, अलग परचेजेस का रिकॉर्ड अलग होगा, परचेज रिटर्न अलग होगा, मर्चेंडाइज बिगिनिंग अलग, हर आइटम अलग अलग मिलेगा। तो ये पीरियोडिक सिस्टम है। परपेचुअल में ये अलग अलग अकाउंट नहीं होते, ना परचेज मिलेगा, ना परचेज रिटर्न का अकाउंट मिलेगा, ना ट्रांसपोर्टेशन का अकाउंट मिलेगा, सिर्फ एक अकाउंट होगा विच इज मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, और वही आपकी क्लोजिंग एंट्री है। और नीचे एडजस्टिंग डेटा में कोई एंट्री नहीं होती, वो हम कास्ट अकाउंटिंग में इसको क्लियर कर लेंगे। अब हाफिज साहब ने क्वेश्चन किया है कि एडजस्टमेंट की एंट्रीज बनाने का पर्पस क्या है, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि पूरी दुनिया में जो अकाउंटिंग होती है वो अक्रूवल बेसिस पर होती है। शुरू में हमने डिस्कस भी किया था, मैंने आपके साथ शेयर भी किए थे कि जहां जहां अकाउंटिंग हो रही है वो पूरी दुनिया में वो एक ही टाइप से एक ही रूल्स को फॉलो करती है। या और इसमें बहुत सारे हम लिए हमारे लिए इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड IAS भी बोर्ड मौजूद है, जो आपके लिए रूल्स बनाता है, जो आपके लिए कंडीशंस बना होता है। तो इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम इस कहते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशन की हम बात करेंगे कि पूरी दुनिया में बुक्स में देखेंगे तो शुरू में लिखा होता है, मगर बीइंग अ स्टूडेंट हम थ्योरी का एरिया इतना फोकस करते नहीं है। तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें दी हुई हैं कि गोइंग कंसर्न होना चाहिए, अक्रूवल बेस होना चाहिए, किस तरह से किस काम को करना है। वरना अगर ये गाइडलाइंस अवेलेबल ना हो तो कोई डेबिट को क्रेडिट लिख रहा होगा, कोई क्रेडिट को डेबिट लिख रहा होगा, तो पर्पस तो प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, वो कैसे भी आ सकता है। तो स्टैंडर्डाइज कैसे होगा, तो इसके लिए हम फॉलो करते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को। एंड इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए आप फॉलो करते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, IFRS कहलाता है इन शॉर्ट। और उसमें गिवन है कि किस तरह से किसको प्रेजेंट करना है। तो अक्रूवल बेस अकाउंटिंग ये कहती है, और एक और टर्म यूज करते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। तो मैचिंग प्रिंसिपल और अक्रूवल बेस को फोकस कीजिएगा। मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि जो रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस के मैच करने से जो नेट इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं वो एक ही पीरियड की होनी चाहिए। अगर मैं 2020 का प्रॉफिट कैलकुलेट करूं तो 2020 के ऑल एक्सपेंसेस एंड 2020 की ऑल रेवेन्यूज को रिकॉर्ड होना चाहिए, देन आपका जो रिजल्ट है वो सही आएगा। ये ना हो कि 2020 की इनकम की कैलकुलेशन करने जा रहे हैं और उसमें 21 की या 19 का कोई रेवेन्यू या एक्सपेंस आ जाए। तो अगर कोई दूसरे पीरियड के एक्सपेंस हो और इनकम किसी और पीरियड की हो तो वो मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रही है। इसी तरह जो हमारा इनकम टैक्स का सिस्टम है, तो इनकम टैक्स भी आपको वही एक्सपेंसेस अलाउ करता है जो एक्सपेंसेस इन रेवेन्यूज को जनरेट करने के लिए होता है। इसीलिए ओनर के पर्सनल एक्सपेंसेस को हम ड्राइंग कहते हैं, उसको इनकम स्टेटमेंट का पार्ट नहीं बनाते हैं।
तो अब एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज एक ही पीरियड के हो, एक ही तरह के हो, उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है एडजस्टमेंट की। रीजन क्या है कि आपने एक डेडलाइन दे दी, जैसे ये ट्रायल बैलेंस है दिसंबर 31, 2016 का, फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2016। तो ट्रायल बैलेंस का मतलब है कि तमाम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो चुकी हैं। रिकॉर्डिंग कैसे होती है? पहले हम बनाते हैं जर्नल। ड्यूरिंग द होल ईयर ट्रांजैक्शंस अकर हुई, उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए आपने जर्नल बनाया। जर्नल से बनता है लेजर। लेजर में सब बंच ऑफ अकाउंट, जहाँ बहुत सारे अकाउंट्स बने हुए हों, हेड बने हुए हों, वो बुक लेजर कहलाती है। और फिर उसका जो फाइनल बैलेंस था, वो बैलेंस जो दिसंबर 31, 2016 को था, वो आपके सामने मौजूद है। तो ये जो रिजल्ट्स मौजूद हैं ट्रायल बैलेंस में, जो बैलेंसेस मौजूद हैं, इन बैलेंसेस में ये जो हेड्स गिवन है, इनकी 5 कैटेगरीज हैं। इसमें असेट्स भी हैं, इसमें लाइबिलिटीज भी है, इसमें ओनर्स इक्विटी भी है। फॉर एग्जांपल कैश, स्टोर सप्लाई, फर्नीचर, इंश्योरेंस, ये सारे असेट्स हैं। अक्यूमुलेटेड डेफिनेट प्लांट, ये जितना यहाँ तक असेट है। फिर अकाउंट पेबल, लाइबिलिटी आ गई, अकाउंट रिसीवेबल असेट है, प्रीपेड रेंट असेट है, अक्यूमुलेटेड डेफिनेट कॉन्ट्रा असेट, प्लांट एंड मशीनरी असेट है, कैपिटल एंड ड्राइंग का पार्ट ओनर्स इक्विटी से। तो असेट्स, लाइबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी को सेट असाइड कर दीजिए। उसके बाद रह जाते हैं रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस। तो हमें देखना यह है कि तमाम रेवेन्यूज क्या रिकॉर्ड हो गए। ऐसा तो नहीं कि कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड होने से रह गया हो, या ऐसा तो नहीं है कि कोई रेवेन्यू आने वाले साल का था और इस साल रिकॉर्ड हो गया हो, या ऐसा तो नहीं है कुछ एक्सपेंसेस आपने रिकॉर्ड नहीं किए। तो वो एक्चुअली टाइमिंग डिफरेंस की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। फॉर एग्जाम्पल, एक नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो सैलरीज होती हैं वो अगले महीने पे होती है। तो दिसंबर की सैलरी दिसंबर 31 तक पे नहीं हुई होगी। दिसंबर की सैलरी जनवरी की फर्स्ट वीक में पे होती है, कहीं पहली को हो जाती है, कहीं 5 को होती है, कहीं 10 को होती है। कुछ लोग पहले भी कर देते हैं रेयर केसेस में। मैं कैजुएट में था तो हमारी सैलरी जो है वो 25 के बाद आ जाती थी। अब मैंने इंडस ज्वाइन किया हुआ है, इंडस 5 तारीख 6 तारीख को पेमेंट करता है प्रीवियस मंथ की। तो अब दिसंबर की सैलरी दिसंबर में आनी चाहिए ना, लेकिन पेमेंट कब हो रही है उसकी? जनवरी में। तो ये हम क्या करते हैं कि चूंकि वो खर्चा दिसंबर का था, तो उसे दिसंबर में रिकॉर्ड करने के लिए एडजस्टिंग एंट्री बनाते हैं। तो ऑल एक्सपेंसेस जो कि इस पीरियड के हैं 2016 के एक्सपेंसेस हैं, अगर आपने उसकी एंट्री नहीं बनाई है और उसकी पेमेंट बेशक जनवरी में होगी, फॉर एग्जांपल यूटिलिटी बिल्स को ले लीजिए। यूटिलिटी बिल्स जो है वो प्रीवियस मंथ के नेक्स्ट मंथ आते हैं और फिर पेमेंट होती है। तो जब तक बिल नहीं आएगा मुझे कैसे पता होगा कि मेरा बिजली का बिल दिसंबर का कितना है? तो वो तमाम चीज़ों को लेकर इसी रिकॉर्ड में आना है, ताकि आपके जो एक्सपेंसेस है वो इसी पीरियड के रिकॉर्ड हो जाए। एंड सम टाइम ऐसा होता है कि हम कुछ किसी को एडवांस पे कर देते हैं। मिसाल के तौर पर आपने 6 मंथ का रेंट एडवांस पे कर दिया और ये पेमेंट आपने की थी नवंबर 1 को, तो आपके रिकॉर्ड में वो आ रहा होगा प्रीपेड के नाम से। जैसे ये प्रीपेड रेंट लिखा हुआ है, एडवांस दिया हुआ है। तो अभी जो एडवांस दिया है, जब 2 महीने गुजर गए तो 2 महीने के एक्सपेंसेस होने चाहिए। ये खुद ब खुद तो चेंज नहीं होगा, तो इसको सही करने के लिए अगेन एक एडजस्टिंग एंट्री बनती है। एंड कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं कि जो हम रिकॉर्ड ही जब करते हैं जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाने जाएं। ड्यूरिंग द ईयर हमें उसे या ड्यूरिंग द मंथ बनाने की जरूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पर डेप्रिसिएशन है, मिसाल के तौर पर बैड डेट एक्सपेंस है। तो इन तमाम एक्सपेंसेस को और रेवेन्यूज को रिकॉर्ड करने के लिए इस अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में हमको एडजस्टिंग एंट्रीज बनानी होती है। और एडजस्टिंग एंट्री बनाने के बाद जो नया ट्रायल बैलेंस बनता है वो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस होता है और उसमें सारी चीजें आ जाती हैं। अब आप इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो वो इनकम स्टेटमेंट आपकी ट्रू एंड फेयर व्यू देगा आपको कि 2016 की इनकम कितनी है। एक एग्जांपल और देता हूँ कि ये देखिए, आपने स्टोर सप्लाईज स्टेशनरी आइटम खरीद लिए या स्टोर के आइटम खरीद लिए। मिसाल के तौर पर स्टेशनरी खरीद के रखते हैं ऑफिस में। ये तो नहीं होता ना कि एक पेन आपने खरीदा खत्म हो गया तो फिर एक लेने जाएंगे। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं 15 दिन 20 दिन जो भी रिक्वायरमेंट होती है कंपनी की, 1 महीने का स्टॉक खरीद कर रख लेते हैं। तो अब वो पूरे साल इस्तेमाल भी तो हो रहा है, तो इसमें से जो इस्तेमाल हो गया उसको एक्सपेंस बन जाना चाहिए, तो हमें एडजस्टिंग एंट्री बनानी पड़ेगी। तो इसकी 6 कैटेगरीज होती है। मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था और उससे पहले वाली क्लास में, तो कोशिश कीजिए कि प्रीवियस 2 क्लासेस का आपको मिल जाए रिकॉर्डिंग। तो उसमें हमने हेड बात की थी कि 6 इसकी डिफरेंट एंट्रीज होती हैं। वो एक्सपेंसेस जो आपने अदा नहीं किए, वो रेवेन्यूज जो आपने वसूल नहीं किए,
लेकिन इसी पीरियड के हैं वो एक्सपेंसेस जो आपने एडवांस में दे दिए थे और अब उसमें से कुछ एक्सपायर हो रहा है, या वो रेवेन्यू जो आपने एडवांस ले लिया है। 4 हो गया, फिर डेप्रिसिएशन है 5वां, एंड छठा है बैड डेट। तो ये एडजस्टिंग एंट्रीज जब बन जाएगी तो जी फका साहब, मैंने जो पर्पस डिस्कस किया था एडजस्टिंग एंट्री का, उसमें हमने इनको इंडिविजुअल क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, इंडिविजुअली डिस्कस किया है। क्वेश्चन सोल्यूशन तो उसकी बेसिस पर होते हैं। तो अगर आपको कंफ्यूजन है तो क्लास के फौरन बाद आप मुझसे वैसे बात कर लीजिए, डिस्कस कर लीजिए, क्योंकि हम एडवांस हो गए, आपसे ने शायद लेट ज्वाइन किया है। तो बहरहाल ये जो इन्वेंट्री आपको दी हुई होती है क्लोजिंग, इसकी कोई एडजस्टिंग एंट्री नहीं बनती है, ये डायरेक्ट पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमने सोल्यूशन बनाई है यहाँ पर, इसको फॉलो कीजिएगा। यहाँ दिया हुआ था मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग 18,000, लेकिन एडजस्टिंग एंट्री कोई नहीं है। इसके बाद आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना है। इनकम स्टेटमेंट में जो ट्रेडिंग बिजनेस में जो चेंज आई वो ये पार्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करना है। और ये जो फॉर्मेट है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, ये बहुत अच्छी तरह टिप्स पर होना चाहिए। तो बकौल हमारे उस्ताद हैं शरीफ ताबानी साहब, जिनका ताबानी इंस्टीट्यूट है, वो जमाने में उनकी कुछ क्लासेस में जाना हुआ, तो बैंक रिकन्सिलिएशन में हम पढ़ रहे थे, तो उन्होंने ही कहा कि आपको ये इतना याद होना चाहिए, टिप्स पर होना चाहिए, कि अगर आप गहरी नींद सो रहे हो और आपको कोई आकर अचानक थप्पड़ मारकर उठा दे, तो आप उठकर बताना शुरू करें कि ये प्लस होगा या माइनस होगा, तो देन समझ लीजिए आपको आ गया। तो आपका भी लेवल वही होना चाहिए CSS का। ये जो पार्ट है ना, ये बहुत यूज होगा डिफरेंट एंगल से। ये वाला पार्ट रेशियोज में यूज होगा, एंड फाइनेंस के क्वेश्चंस में यूज होगा। देन कॉस्ट अकाउंट में बहुत ज्यादा यूज है इस वाले पार्ट का, क्योंकि वहां तो होती ही इन्वेंट्री है, ट्रेडिंग बिजनेस है तो नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के बाद आपको सेल करना है। तो याद रखिएगा कि ये इनकम स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। बहुत ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो इस एरिया से आते हैं। एंड उसके बाद बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में कोई चेंज नहीं होती, उसी तरह से बनता है। हर इदारे का कैश, करंट एसेट्स हैं, फिक्स एसेट्स हैं, करंट लायबिलिटीज, ओनर्स इक्विटी, ये पार्ट चेंज होता है। सोल पार्टीशन में इट इज कॉल्ड ओनर्स इक्विटी, एंड शेयर होल्डर सिक्योरिटी कहलाएगा कंपनी में। तो शेयर होल्डर इक्विटी वाला डाटा भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, आपको भी हम डिस्कस कर रहे थे। तो ये फॉर्मेट को आपने याद रखना है बस, और क्वेश्चंस करने हैं। इस क्वेश्चन को आई होप कि अब आप कर मुझे शेयर करेंगे। ये क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, ताकि मेरी कोशिश भी होती है कि आप मुझे साथ शेयर करते जाएं। और अगर कोई मुझे नहीं पता कि आप लोग हाथ से अगर एक्सेल पे क्या करेंगे तो बड़ा आसान होगा। जैसे मैं एक्सेल पर टाइप करता हूँ ना, अगर आप में से कुछ लोग इसको एक्सेल पर टाइप करके शेयर करेंगे ना, तो मेरे लिए उसकी करेक्शन करके वापस ग्रुप में शेयर करना आसान होगा। अगर हाथ से लिखते हैं तो जाहिर है कि फिर मुझे पूरा दोबारा से करना पड़ता है। चॉइस आपकी है। तो अगेन आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन डिफरेंट है, बट डाटा हुई है। सेल्स, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बिगिनिंग इन्वेंटरी, परचेज लेवल, ये सारा का सारा जो डाटा क्वेश्चन नंबर 3 का है, ये ट्रेडिंग से को रिफ्लेक्ट कर रहा है। मैंने इसीलिए कहा कि ट्रेडिंग बिजनेस का इनकम स्टेटमेंट जो है आपका, वो थोड़ा सा उसकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप इसे कर सकें। ये बैलेंस शीट आइटम्स है, करना वही है। फिर डेप्रिसिएशन आ गया। मैं आपसे इसीलिए डिस्कस करता जा रहा हूँ बार बार। टू 2017 और डिस्कस कर लेता हूँ, फिर मैं टॉपिक चेंज करूंगा। मैं ये आपसे चाहता हूँ हमेशा कि प्रैक्टिस करके मुझे भिजवाएं, ताकि मुझे पता हो कि आप में से कौन सा स्टूडेंट है जो इस एरिया यहाँ तक नहीं पहुँचा। तो हम उसके लिए अलग से कोई इंडिविजुअल बात कर सकते हैं। हम अगेन आपके पास एक डाटा है, और इसको हम ट्रायल बैलेंस गिवन है December 31st। बेला ब्यूटी सैलून ट्रायल बैलेंस December 31st का है, एंड फॉर द करंट ईयर, यहाँ लिखा हुआ है करंट ईयर। क्योंकि इनकम स्टेटमेंट बुक्स वगैरह में मंथली भी हो सकते हैं, क्वार्टरली भी हो सकते हैं, बट ये डाटा फॉर द
करंट ईयर लिखा हुआ है, तो कैश, प्रीपेड इंश्योरेंस, शॉप सप्लाई, शॉप इक्विपमेंट। और इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पर रेंट अर्न एंड फीस अर्न है, यानी ये सर्विस बिजनेस का इनकम स्टेटमेंट है। जब सर्विस बिजनेस का इनकम स्टेटमेंट होता है, अगेन जो मैं आपसे घड़ी घड़ी फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ, यही कर रहा हूँ कि ये सर्विस अकाउंटिंग साइकिल है, उसी तरह से। और ये मैंने शेयर कर दिया आपके साथ। इसमें भी उसी तरह से ट्रायल बैलेंस मौजूद है, एडजस्टमेंट करना है। देन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है। इनकम स्टेटमेंट में क्या चेंज आई कि रेवेन्यूज में से आपने एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया, एंड स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी हम यहाँ बना रहे हैं। ये फॉर्मेट के साथ जाइएगा और इनको सामने रखिए, वैल्यूज ही बदल रही हैं। एडजस्टिंग एंट्रीज हम डिस्कस कर लेते हैं, साथ साथ बनाते चले जाइए। अब वो क्वेश्चन जो किसी ने कहा था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि एडजस्टिंग एंट्रीज की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि यहाँ पर इंश्योरेंस पॉलिसी ये बताती है कि $1,240 एक्सपायर हो गए, खर्चा हो गया जाए। जबकि यहाँ पर आप देखें प्रीपेड, आपने एडवांस लिखा था 1,480, जबकि जो लेटेस्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन जो रिकॉर्डेड नहीं है, ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है। करंट इंफॉर्मेशन ये बताती है कि इस 1,480 में से 1,240 जो है वो एक्सपेंस बन गया है। तो अब ये इंश्योरेंस एक्सपेंस जो 1,240 है, इसको भी तो एक्सपेंस में आना चाहिए था। तो इसको एक्सपेंस में आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो अगर मैं अब इनकम कैलकुलेट करूंगा तो वो नेट इनकम मेरी रॉन्ग होगी। उसमें से ये 1,240 एक्सपेंस माइनस नहीं हुआ। इसके लिए हमें एडजस्टिंग एंट्री बनानी पड़ती है, और ये एंट्री बनाकर हम उन वैल्यूज को चेंज करते हैं। और चेंज करने के बाद जो नया आपका इनकम ट्रायल होता है, वो सही एक्सपेंसेस, ऑल करेक्ट एक्सपेंसेस, करेक्ट कीवर्ड यूज कर रहा हूँ, करेक्शन नहीं है ये। तो ऑल एक्सपेंसेस ऑफ दिस ईयर एंड ऑल रेवेन्यू ऑफ दिस ईयर रिकॉर्ड हो जाते हैं। तो एन इंश्योरेंस पॉलिसी एग्जामिनेशन शोड 1,240 ऑफ इंश्योरेंस एक्सपायर्ड। क्या एंट्री बननी चाहिए वो भी हम बनाते चलते हैं सर। ये मैंने बहुत बार बार एडजस्टमेंट, ये देखें, ये डिस्कस किया है, केस बनाकर ये फाइल में एंट्रीज भी बनाकर दिखाई आपको। इन दिस केस आपकी एंट्री होगी, नीचे बना लेते हैं इसको। इसकी एंट्री बनेगी इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट 1,240, 1240, 1240, 1240, and entry is insurance expense debit and prepaid insurance क्रेडिट। जब आप ये एंट्री बना लेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका इंश्योरेंस यहाँ गिवन है, ये वैल्यू बदल गई, चेंज हो गई, और जो एक्सपेंस रिकॉर्ड होने से रह गया था वो यहाँ रिकॉर्ड हो गया। यहाँ रख लिया मतलब, तो बार बार वहाँ नहीं जाना पड़ेगा। एंड इसको भी हम यहाँ कॉपी कर लें, यहाँ पे। अब फर्स्ट एंट्री आपकी आ गई, ए इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट 1,240। देन एन इन्वेंट्री काउंट। इन्वेंट्री स्टोर में जो सामान मौजूद है, वो आइदर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हो, या स्टोर सप्लाई हो, या शॉप सप्लाई हो, या सेल सप्लाई हो। सप्लाईज नॉर्मली वो आइटम्स होते हैं जो हम खरीद कर रख लेते हैं और वो फिर इस्तेमाल होते हैं, जस्ट लाइक स्टेशनरी है, प्रिंटिंग पेपर्स हैं, रिबन है, इस टाइप के आइटम्स होते हैं। एंड जो ऑफिस यूज के लिए जो सामान होता है उसको हमने नाम दे दिया ऑफिस सप्लाईज। एंड अगर सेल्स के लिए वो आइटम यूज हो रहे हैं, जिस तरह आपके शॉपर्स होते हैं, या पैकिंग मटेरियल होता है, आप देखते हैं ना कि अगर मिठाई लेने जाए तो वो डब्बे में और पैक करके देता है, तो उसके पैसे तो अलग से चार्ज नहीं करता। या अगर कोई सब्जी ले तो वो आपको एक
शॉपिंग बैग में दे रहा होता है, या मिल्क दूध लेने जाए तो वो भी थैली में देते हैं। ये सारी की सारी सेल सप्लाईज कहलाती हैं, जो सेल सेलेक्ट करते हैं। स्टोर में पैकिंग मटेरियल है, नेल्स हैं, इस टाइप के आइटम्स हैं, वो सारे उसका नाम हमने स्टोर सप्लाई रख दिया। यहाँ an inventory count shows 210 of unused shop supplies still available। तो आप देख सकते हैं कि शॉप सप्लाईज हमने जब खरीदी थी तो 990 की थी। तो अगर 990 का आपने खरीदा तो वो खुद ब खुद तो चेंज नहीं हो जाएगा ना, उसे आपको चेंज करना है, एंट्री बनाकर चेंज करना है। जो वैल्यू रिकॉर्ड हो गई है वो वैल्यू 990 खुद ब खुद चेंज नहीं होने वाली। तो आज पता लगा कि उस 990 में से 210 का इस्तेमाल होने से रह गया। तो अगर 990 में से 210 की सप्लाईज रह गई है तो बाकी क्या हो गई होंगी, खर्च हो गई होंगी। स्टोर सप्लाईज, स्टोर है शॉप, सॉरी शॉप सप्लाईज, एक्सपेंस डेबिट हो गया। हमें ये भी पता है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, एक्सपेंस इंक्रीज करता है, होता है तो डेबिट होता है। दोबारा रिपीट करता हूँ, एसेट्स की इंक्रीज डेबिट होती है और डिक्रीज क्रेडिट होती है। एक्सपेंसेस की इंक्रीज डेबिट होती है, डिक्रीज क्रेडिट होती है। इसी तरह से ये दो डेबिट अकाउंट थे तो इनकी इंक्रीज डेबिट और डिक्रीज क्रेडिट हो गई, ये भी शुरू में हम डिस्कस कर चुके हैं। लाइबिलिटीज, ओनर्स इक्विटी एंड रेवेन्यूज, बाई नेचर क्रेडिट अकाउंट है तो इनकी इंक्रीज क्रेडिट होती है और डिक्रीज डेबिट होती है। और रूल फॉलो कर रहा हूँ, एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर रहा हूँ यानी एक्सपेंस को इंक्रीज कर रहा हूँ तो मैंने डेबिट कर दिया। और ये शॉप सप्लाई एसेट था, ये डिक्रीज हो गया तो शॉप सप्लाई को हम क्रेडिट करें। अब कितनी अमाउंट से होना चाहिए, तो पहले 990 था, इसमें से 210 बाकी रह गया, तो 990 में से 210 बाकी रह गया, तो 780 का खर्चा हो गया। ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस क्लास में, एडजस्टिंग टी में। अगर आप लेक्चर सुनेंगे, जिसने भी नहीं सुना था, कि डिपेंड्स के स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। मुझे एंट्री बनानी है एक्सपेंस की, तो एक्सपेंस कितना है, तो आप देख सकते हैं ए पार्ट में और ए और बी में दोनों में सेम रूल अप्लाई हो रहा है, दोनों एसेट एक्सपायर हो रहे हैं। बट ए में एक्सपेंस बता दिया गया था कि उस एडवांस में से कितना खर्च हो गया, जबकि बी में खर्चा नहीं बताया था, उसने ये बताया था कि बच गया है। तो नेचर चूंकि सेम थी इसलिए डिफरेंस निकाला। अगर यहाँ एक्सपेंस की जगह यहाँ भी प्रीपेड इंश्योरेंस लिखा होता तो मैं डिफरेंस निकालता, क्योंकि मुझे एंट्री एक्सपेंस की बनानी है। देन डेप्रिसिएशन, सिंपल एंट्री होती है, हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट करना है एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करना है। शॉप इक्विपमेंट पर 350 है, इक्विपमेंट पर, इसी को मैं, मुझे आसानी ये होती है कि इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और फिर चेंज कर लेते हैं। दिस इज 2220, 2220 and this is on building। तो ये डी तक एंट्रीज बन गई। देन ये जो अमाउंट डेप्रिसिएशन के आगे हमने लिखी है, एडजस्टिंग एंट्री से क्वेश्चन में नॉर्मली ये गिवन होती है। एंड अगर कभी रेयर केस में होता है कि वहाँ कैलकुलेशन करवा लेता है, तो जब इसके बाद हम डेप्रिसिएशन का टॉपिक पढ़ेंगे तो वो कैलकुलेशन भी ऑटोमेटिकली आप सीख चुके होंगे। इसके बाद ई में लिखा है ब्यूटिशियन इज बिहाइंड ऑन स्पेस रेंटल पेमेंट्स and this $200 of accrued revenue was unrecorded at the time the trial balance was prepaid। तो ये बिजनेस सर्विस बिजनेस है, आप देख सकते हैं सर्विस बिजनेस में रेंट अर्न भी है और फीस अर्न भी है। तो आप खुद भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी फीस ले रहे हैं, और आपने अपनी स्पेस का कुछ हिस्सा रेंट पर भी दिया हुआ है तो वो भी आप अर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोई ब्यूटिशियन है जिसने आपको रेंट पे नहीं किया अभी, लेकिन ये 200 का रेंट ड्यू हो गया, तो वो रेवेन्यूज जो आपका ड्यू हो जाए और आपको कलेक्ट नहीं हो यानी रिसीवेबल हो, उसको हम कहते हैं एक्रूड रेवेन्यू। वो रेवेन्यू जिसमें काम हो गया, राइट क्रिएट हो गया, इनकम जनरेट हो गई, बस कलेक्शन नहीं हुई। इसी तरह वो एक्सपेंसेस जो इनकर हो गए और आपने उसकी पेमेंट नहीं की तो उसको हम कहते हैं एक्रूड एक्सपेंसेस। तो एक्रूड एक्सपेंसेस के साथ आता है तो पेबल होता है,
एंड रेवेन्यूज के साथ आता है तो रिसीवेबल होता है। तो यहाँ भी एक पैराग्राफ तो लिख दिया उन्होंने, अ ब्यूटिशियन इज बिहाइंड ऑन स्पेस रेंटल पेमेंट्स, जो जगह उसको रेंट पे दी हुई थी उसकी उसने पेमेंट नहीं की है $200 की, और जब आपने ट्रायल बनाया ये वाला तो उस वक्त ये एंट्री नहीं बनी थी। अब हम बना देंगे रेंट रिसीवेबल डेबिट एंड रेंट अर्नड क्रेडिट। इसको मैं रेंट रेवेन्यू भी लिख सकता हूँ, बट चूंकि ट्रायल में रेंट अर्न की टर्म यूज की हुई है तो इसीलिए मैं अभी रेंट अर्न लिख रहा हूँ, ताकि जब टी अकाउंट इसका नया बैलेंस बनाए तो आपको पता हो कि एक ही हेड में जाएगा। नहीं, इसका अनएंड से कोई लिंक नहीं है मरियम, अनएंड रेंट अलग बात है और एक्रूड अलग बात है। अनएंड का मतलब होता है कि आपने किसी से एडवांस ले लिया है, और एक्रूड का मतलब होता है कि आपने अभी दिया नहीं, लिया नहीं है। तो दोनों में फर्क हो गया ना, एक में पैसे ले लिए हैं और एक में पैसे नहीं लिए। तो जिसमें आपने अमाउंट ले लिया है, कलेक्ट कर लिया है, लेकिन अभी राइट क्रिएट नहीं हुआ, यानी वो उस पीरियड वो पीरियड आए नहीं जिसका एडवांस ले लिया। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आपने जनवरी का रेंट किसी से एडवांस ले लिया, तो अभी जनवरी आया ही नहीं, जब जनवरी कंप्लीट वो रह लेगा तो वो आपकी इनकम बनेगी, उस वक्त तक वो आपने एडवांस ही कहलाएगा। तो उसको हम कहते हैं अनअर्न्ड। चूंकि एडवांस आपने ले लिया है तो जाहिर कैश रिसीव हुआ होगा, तो उसकी एंट्री भी बन गई और ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड भी हो गया। लेकिन अगर किसी ने पेमेंट ही नहीं किया तो एंट्री नहीं बनी। तो दोनों में बहुत डिफरेंट है। अनअर्न्ड रेंट लाइबिलिटी है, अगर उसको अकाउंटिंग टर्म में बात करें तो अनअर्न्ड रेंट लाइबिलिटी है और एक्रूड रेंट रिसीवेबल एसेट है। तो रेंट रिसीवेबल डेबिट and rent earned credit which is 200। एडजस्टिंग एंट्रीज की बहुत प्रैक्टिस करनी होती है, मैं आपको बता रहा हूँ। बेशक जो हमारे पास 4-5 साल के क्वेश्चन हैं, तो आप अपनी जो बुक्स है, मिक्स की बुक है या दूसरी बुक्स है, उससे एडजस्टिंग वाला जो प्रैक्टिस है ना वो जरूर कर लें, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट तो सेम होते हैं, लेकिन यही एडजस्टमेंट होती है, उसमें थोड़ी सी लैंग्वेज आ जाती है। अब देखिए इसके बाद लिखा है एफ में 800 ऑफ द अर्नड रेंट अकाउंट बैलेंस वाज अर्नड। तो ये जो अर्नड रेंट था ये अलग था, इसके बारे में अब यहाँ लिखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ लिया अर्नड रेंट था 1600। ये किसी से आपने 1600 का एडवांस ले लिया था किसी काम के लिए। ये रेंट है इसलिए आपने जो जगह दी हुई है उससे एडवांस ले लिया था 1600। इस एडवांस में से 800 का अर्न हो गया, तो अब ये बन गई इनकम, और ये इनकम हो गई तो एडवांस डिक्रीज हो गया, नहीं लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई। तो अनअर्न्ड रेंट को मैं डेबिट करूंगा डिक्रीज करने के लिए, एंड इट बिकम्स रेंट अर्न्ड which is 800। क्योंकि जब आप अपनी कॉपी पर ऐसी जनरल बात कर रहा हूँ सेट कर कोई फिगर लिख लेते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होती। अगर उसमें बाद में सिचुएशन चेंज हो गई, आपने किसी को एडवांस दे दिया था या एडवांस ले लिया था, कॉपी पे लिख लिया मिस्टर ए से 50,000 एडवांस लिए, तो कभी तो वो एडवांस या तो आप वापस करेंगे अगर आपने काम नहीं किया, और अगर आपने काम कर लिया तो वो एडवांस आपकी इनकम बन गया। तो वो जो कॉपी पे आपने लिख के रखा है कि मैंने एडवांस दिया हुआ है या एडवांस लिया हुआ है, उसको आपको चेंज भी तो करना है ना, कि अभी एडवांस इनकम बन गया, तो एडजस्टिंग एंट्री वही काम कर रही है। नेक्स्ट में देखिए लिखा है द वन जी में, द वन एम्प्लॉय अ रिसेप्शनिस्ट वर्क्स अ 5-day वर्क वीक एट $50 पर डे। तो द एम्प्लॉय वाज पेड लास्ट वीक, हर वीक हम उसको 5 days वर्किंग की पेमेंट कर देते हैं। तो आपको पता है सैटरडे संडे छुट्टी होती है बहुत सारी जगह, 2 दिन ऑफ होता है, 40 आवर्स की वर्किंग होती है ज्यादातर। ये पाकिस्तान ही है जहाँ हम 7 दिन भी बुला लेते हैं, लेकिन यहाँ भी ऐसा नहीं है, बहुत सी जगह होती है। मैं कैजुअल में था तो हम 40 आवर्स से 2 दिन ऑफ होते थे, इंडस 1 दिन ऑफ करता है बहरहाल। लेकिन यहाँ पेमेंट मंथली बेस पर नहीं हो रही है, ये कहते हैं कि हम हर वीक पेमेंट कर देते हैं। तो अब अगर आपका वीक की पेमेंट फॉर एग्जाम्पल, इससे हटकर सवाल से हटकर बात कर रहा हूँ,
अगर जब भी वीक कंप्लीट होता है मैं हर मंडे को पेमेंट करता हूँ, तो 31 दिसंबर जरूरी नहीं था कि मंडे को आता, हो सकता है वो फ्राइडे को आ गया। तो अगर फ्राइडे को आ गया है तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे की अभी सैलरी पे नहीं हुई, क्योंकि वो पेमेंट कब करनी है मुझे, अगले मंडे को जो अगले साल आएगा। वही वाला कंसेप्ट है। तो द वन एम्प्लॉय रिसेप्शनिस्ट वर्क्स अ 5-day वर्क वीक एट $50 पर डे। द एम्प्लॉय वाज पेड लास्ट वीक, पिछले साल की, पिछले वीक की पेमेंट कर दी है, बट हैज वर्कड 4 days दिस वीक। बट इस हफ्ते में, इस वीक में 4 दिन उसने और काम किया, फॉर विच शी हैज नॉट बीन पेड, लेकिन हमने उसकी अभी पेमेंट नहीं की है, क्योंकि हम तो वीकली पेमेंट करते हैं। लेकिन दिसंबर 31 वीकेंड पर तो नहीं आएगा, हर दफा बीच में भी आएगा। तो यहाँ पर आपकी ये खर्चा है, और चूंकि ये वीकली पेमेंट है तो ये वेजेस कहलाएगा। और आप देख सकते हैं आपके पास हेड भी वेजेस एक्सपेंस है, सैलरीज नहीं है। तो एम्प्लॉइज को हम वेजेस पे करते हैं, तो वेजेस एक्सपेंस हमने डेबिट किया, एंड वेजेस पेबल क्रेडिट कर दिया। अब कितनी अमाउंट होनी चाहिए, तो देखिए 4 दिन इसमें बताया कि 4 दिन की पेमेंट होना बाकी है। द अप्लाई वाज पेड लास्ट वीक बट हैज वर्कड 4 days, और एक दिन के 50 हैं। यहाँ लिख देता हूँ 50 मल्टीप्लाई बाय 4 ताकि याद रहे। 200 की वेजेस जो है वो इस साल के थे, हमने पे नहीं किए, तो इस साल के एक्सपेंसेस को करेक्ट करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए हम इस साल एक्सपेंस को डेबिट कर लेंगे, लेकिन पेमेंट हमने नहीं की है, पेमेंट अगले साल होगी। अच्छा, हम अक्सर होता ही है, अगेन मैं दूसरी बात कर रहा हूँ सवाल से हटकर, कि जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें जहाँ जहाँ सर्विस के हवाले से बात होती है, एक्सपेंसेस के हवाले से बात होती है, इसमें चूंकि फिजिकल आइटम्स इन्वॉल्व नहीं है, रेवेन्यूज को ही ले लें, तो इसकी एंट्री बनने से रह जाती है। लेकिन जब आप मर्चेंडाइज की सेलिंग करते हैं, तो मर्चेंडाइज आप चाहे क्रेडिट पे बेचें या कैश पे बेचें, चूंकि इसमें फिजिकल ट्रांजेक्शन हो रही होती है, तो एंट्री बन जाती है। आप एक एंट्री बनाते हो ना, अगर दिसंबर 30 को आपने सेल की उधार 30 डेज के लिए, तो आपने एंट्री बना दी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, तो रेवेन्यू तो रिकॉर्ड हो गया ना इसी साल, कलेक्शन की जनवरी में आने वाली है। लेकिन जब आप फीस की बात करते हैं, तो फीस में चूंकि फिजिकल कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो वही एंट्री बनने से रह जाती है। तो मैं वही काम कर रहा हूँ, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट फीस इनकम क्रेडिट बनाना पड़ रहा है, सेल्स की ऑटोमेटिकली बन जाती है जैसे ही आपके वेयर हाउस से सामान डिलीवर होता है। अब आ जाइए यहाँ पर 3 months प्रॉपर्टी टैक्सेस, 3 months प्रॉपर्टी टैक्सेस टोटल 450 हैव अक्रूड। अब प्रॉपर्टी टैक्स क्या है, एक्सपेंस है हमारा। अब एक्रूड का वर्ड एक्सपेंस के साथ आए तो पेबल होता है, एक्रूड का वर्ड इनकम के साथ आए तो वो रिसीवेबल होता है, ये याद रखना। एक्रूड का मतलब कैश इन्वॉल्व नहीं हुआ, और एडजस्टिंग एंट्री जितनी भी आप बनाएंगे इसमें कहीं भी कैश नहीं है, ये कैश की एंट्री नहीं है। अगर किसी एंट्री में कैश आता है तो वो एडजस्टिंग एंट्री नहीं होती, वो करेक्शन ऑफ एरर होता है। कोई मिस्टेक कर दिया उसको करेक्ट कर लेते तो कुछ भी हो सकता है। तो 3 months प्रॉपर्टी टैक्सेस टोटल 450 have accrued. This additional amount of property tax expense has not been recorded. तो रिकॉर्ड नहीं किया, अब कर लेते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स एक्सपेंस को मैंने डेबिट कर दिया, ये अमाउंट है 450 की, एंड प्रॉपर्टी टैक्स मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पेएबल लिखा है मैंने, ये मैं एक्रूड भी लिख सकता हूँ, एक्रूड प्रॉपर्टी टैक्स एक ही बात है, एक्रूड प्रॉपर्टी टैक्सेस पेएबल, यहाँ जगह कम थी तो ऐसे लिख दिया मैंने। इसके बाद लास्ट है 1 month इंटरेस्ट ऑन नोट पेएबल। अब नोट पेएबल पर इंटरेस्ट भी पेएबल होगा, एंड कहीं नोट रिसीवेबल पर इंटरेस्ट होता तो ये रिसीवेबल होता। 1 month इंटरेस्ट ऑन नोट रिसीवेबल लिखा होगा तो ये इनकम है, और 1 month इंटरेस्ट ऑन नोट पेएबल लाइबिलिटी पर इंटरेस्ट देना है, असेट पर इंटरेस्ट लेना है। नोट रिसीवेबल पर इंटरेस्ट रिसीवेबल होगा, नोट पेएबल पर इंटरेस्ट पेएबल होगा। आगे लिखा ना हैज अक्रूड, यानी ड्यू हो गया है बट इज अनरिकॉर्डेड, एंट्री नहीं बनाई।
तो accrued ये लिखा है 1 month interest on note payable 600 is accrued but is earned. ओरिजिनल एंट्री यही है. अगर इस सेंटेंस को मैं चेंज करके पढूं 1 month interest on the note receivable 600 has accrued but is unrecorded, तो यहाँ सिचुएशन बदल गई. अभी मैं एंट्री बनाने वाला हूं इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट एंड इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट. इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट किया आपने 600 से एंड इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट हो गया 600 से. वो जो मैं दूसरा सेंटेंस इसके साथ साथ पढ़ रहा हूँ कि 1 month इंटरेस्ट ऑन नोट पेबल 600, तो नोट पेबल की जगह मैं पढ़ता नोट रिसीवेबल, तो मेरी एंट्री होती इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट, इंटरेस्ट रेवेन्यू या इंटरेस्ट अर्न्ड या इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट. तो नेचर से आपने पहचाना है, तो ये एडजस्टिंग एंट्रीज बन गई. एंड मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये क्वेश्चंस करने के लिए इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के तो ये यही क्वेश्चन काफी होते हैं, सारे क्वेश्चन एक जैसे होते हैं. और ये जो इनकम स्टेटमेंट का जो पार्ट है स्पेशली और खासकर ट्रेडिंग बिजनेस वाला इनकम स्टेटमेंट, ये कॉस्ट अकाउंटिंग में बार बार रिपीट होने वाला है कुछ एडिशन के साथ, तो इसलिए उसकी प्रैक्टिस अच्छी है. ये एडजस्टिंग एंट्रीज कॉस्ट अकाउंटिंग में भी होती हैं, वो भी तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है ना. कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ सबसेट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग. अगर आपका ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो उसमें जो कुछ फैक्ट्री के अंदर हो रहा है वो कॉस्ट अकाउंटिंग है, और जब फैक्ट्री से बाहर आ जाते हैं तो फिर सेल हो रही है और इनकम हो रही है, रेवेन्यू जनरेट हो रहे हैं, वो सारा का सारा पार्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग है. तो उसके भी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं वो अंडर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के साथ बनते हैं. और ये मैं इस सवाल से हटकर एडिशन बात कर रहा हूँ कि अगर रेंट लिखा हुआ है खाली, तो ये रेंट खाली पढ़ने से नहीं पता होता कि इसकी नेचर क्या है, और जब तक नेचर आपको पता नहीं होगी उस वक्त तक आप जो है वो आपको एंट्री या रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते या इनकम स्टेटमेंट. तो रेंट के साथ अगर मैं लिखूं एक्सपेंस, अगर साथ में एक्सपेंस लिखा है तो ये एक्सपेंस बन गया. अगर रेवेन्यू लिखा होता तो ये रेवेन्यू बन गया. अनअर्न्ड लिखा हो तो ये लायबिलिटी है. अगर रिसीवेबल लिखा हो तो ये एसेट है. तो एग्जेक्टिव जब तक नहीं लगाएंगे उस तक आपको नहीं पता होगा कि रेंट है क्या. रेंट एक्सपेंस भी हो सकता है, रेंट रेवेन्यू भी हो सकता है, रेंट लायबिलिटी भी हो सकता है, अनअर्न्ड रेंट रेंट रिसीवेबल भी हो सकता है. तो ये बताएगा कि इसकी नेचर क्या है. ये रेंट लिखा है कोई भी ले ले, इंटरेस्ट रेवेन्यू, इंटरेस्ट पेबल एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो अब इसके बाद आपको क्या बनाना है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, यानी जो ट्रायल बैलेंस आपके पास गिवन था, ये जो वैल्यूज गिवन थी, इसी ट्रायल बैलेंस में इसको भी इनकॉर्पोरेट करना है. तो जो नया ट्रायल बैलेंस बनता है उसमें ये सारे आइटम्स तो एज इट इज होंगे. मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ कैश, प्री पेड इंश्योरेंस, इसी तरह से लिखता जा रहा हूँ. शॉप सप्लाईज, इसके बाद शॉप इक्विपमेंट, देन accumulated depreciation इक्विपमेंट का, देन बिल्डिंग, देन accumulated depreciation बिल्डिंग का. इसके बाद आपको दिया हुआ लैंड, लैंड के बाद दिया हुआ अनअर्न्ड रेंट. बिल्कुल सामने लिख रहा हूं तो आपको पता होगा कि वही लिख रहा हूं मैं. फिर नोट पेबल है, लॉन्ग टर्म नोट पेबल, देन कैपिटल, इसके बाद लिखा हुआ है रेंट अर्न, रेंट अर्न के बाद दिया हुआ फीस अर्न, देन वेजेस, एक्सपेंसेस, यूटिलिटी एक्सपेंसेस, देन प्रॉपर्टी टैक्स, देन इंटरेस्ट एक्सपेंसेस. इन सब की वैल्यूज आपको गिवन थी 4200, 1480,
990 3860 770 57 500 3840 then 55,000 1600 50,000 4968 680 2400 23 400 3200 690 600 4350 एंड कभी भी याद रखिएगा एग्जाम में कभी कर रहे हो तो ये ट्रायल बैलेंस में कॉपी तो किया मैंने, लेकिन इसको एज इट इज कॉपी ना करें, टोटल जरूर चेक कर लें बोथ साइड का। सम टाइम अगर कोई लिखने में आपसे फिगर लिखने में गलती हो गई हो या क्वेश्चन में कोई एरर दिया हुआ हो तो वो आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप इसको करें तो टोटल टैली होना चाहिए। तो मैं क्या मिस्टेक उसमें हुई है मैं देखता हूँ, ये यहाँ से लेना था मुझे एक्चुअली पूरा का पूरा, और ये इक्वल नहीं आ रहा तो 420 1299 3860 770 57 500 3840 55 ये 50,000 है। ये जो जैसे अभी मैंने टाइप करते में कोई मिस्टेक की 49, अब ये ट्रांसपोजिशन एरर कहलाता है जो मैंने अभी किया है 49860 है ये, और आप देख सकते हैं अभी टैली हो गया। तो अगर आप भी इस तरह से टोटल कर लेंगे तो कोई एरर है तो वो पकड़ा जाएगा आपको। अब देखिए हो क्या रहा है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए हेडिंग वेडिंग प्रॉपर मौजूद है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले आपने एंट्री बनाई थी इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट। तो देखिए हर नया इंश्योरेंस जो है वो मैं यहाँ ऐड करता जा रहा हूँ, ये मैंने लाइन इंसर्ट कर ली यहाँ पर डाउन इंश्योरेंस एक्सपेंस 1240 आपने एंट्री बनाई थी इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट। जब आप इंश्योरेंस एक्सपेंस को यहाँ ऐड कर देंगे या आपने नया हेड ऐड कर लिया तो आपका जो ट्रायल है वो तो टैली नहीं रहा ना, तो इसका सेकंड इम्पैक्ट था प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट यानी डिक्रीज इन प्रीपेड इंश्योरेंस। तो ये जो प्रीपेड इंश्योरेंस यहाँ 1480 दिया हुआ है इसमें से आप माइनस कर रहे हैं 1240, तो ये फिर भी टैली हो गया, ये एडजस्ट हो गया। एडजस्टमेंट की जरूरत क्या क्यों करते हैं हम कि एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया, असेट करेक्ट हो गया, अब जो एडवांस है एक्चुअल एडवांस आपके सामने आ गया। इसके बाद लिखा था इन्वेंट्री काउंट 210 ऑफ अनयूज्ड शॉप सप्लाईज स्टिल अवेलेबल। तो ये आपका नया हेड था, नई एंट्री आपने बनाई थी सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट एंड सप्लाईज एक्सपेंस में हमने एंट्री बनाई थी क्योंकि यहाँ आपको ये नहीं बताया था कि एक्सपेंस कितना है, बल्कि ये बताया था जो बच गया। तो अगर टोटल सप्लाईज आपकी है 990 की और इसमें से 210 बाकी रह गया तो ये 780 के एक्सपेंसेस हैं। एंट्री से आप देख सकते हैं मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, एंट्री हम बना चुके हैं 780। तो अब ये 780 में से ये 220 हो गया 210 सॉरी, जो यहाँ लिखा था ना कि 210 की सप्लाईज बच गई हैं तो सप्लाईज के आगे 210 आ गया, इसके मुताबिक ये काउंट हो गया और इसको करेक्ट करने में एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया। ये ट्रायल फिर टैली है, यहाँ मैंने फार्मूला लगाया हुआ ताकि आप देख सके। इसके बाद एंट्री बनाई थी हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, तो अब मैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इक्विपमेंट और बिल्डिंग पर है तो दोनों को मिलाकर ले लेते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक है 350 प्लस दूसरा है 2220, तो अब 2570 के डेप्रिसिएशन लेंगे तो फिर आपका टैली नहीं हुआ। लेकिन इसका सेकंड इम्पैक्ट कहाँ पर आ रहा था, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 770 में प्लस 350, क्या मैंने यहाँ 350 लिया सही, ये 350 और बिल्डिंग बढ़ता है 2220, ये 2220 यहाँ पर आ गया। तो आपके दोनों एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट एक्यूरेट हो गए, करंट पोजीशन पर आ गए और इसका सेकंड इम्पैक्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया जो पहले रिकॉर्ड में मौजूद नहीं था। ये ट्रायल फिर भी टैली रहेगा। इसके बाद हमने बनाई थी एंट्री अब्यूटेशन इज बिहाइंड, तो हमने बनाया था रिसीवेबल।
रेंट रिसीवेबल, तो रेंट रिसीवेबल क्योंकि असेट है तो इसको मैंने असेट साइड में इंसर्ट कर रहा हूं। एंट्री रेंट रिसीवेबल डेबिट एंड अमाउंट थी इसकी 200। जैसे ही मैंने 200 का रेंट रिसीवेबल एसेट को रिकॉर्ड किया ये फिर टैली नहीं हुआ और ये बन गई आपकी इनकम। तो रेंट अर्न्ड में 200 का इजाफा हो गया 2400 प्लस 200। वो एंट्री में डेबिट क्रेडिट अगर ये प्लस माइनस समझ में ना आए तो उसका टी अकाउंट बनाइएगा, उसमें ऑटोमेटिक समझ में आएगा। मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, एग्जामिनेशन में हमारे पास टाइम नहीं होता, रिक्वायरमेंट में नहीं पूछा आपसे टी अकाउंट, तो आपको डायरेक्ट की प्रैक्टिस होनी चाहिए। बाज दफा तो उसने एडजस्टिंग एंट्री भी नहीं पूछी, कहा डायरेक्ट एडजस्टिंग एंट्री बना दो। इसके बाद था रेंट हो गया आपका। इसके बाद था एफ में अनअर्न्ड रेंट जो था वो अर्न हो गया, तो अनअर्न्ड रेंट में से 800 अर्न हो गया। ये जो 2600 का रेंट अर्न हुआ है इसमें 800 की इनकम और हो गई। एक रिसीवेबल से इनकम बढ़ गई, दूसरा जो एडवांस लिया था उसमें से इनकम में ट्रांसफर हो गया, तो टोटल ये हो गया 3400। और ये जो अनअर्न्ड रेंट था इसमें से 800 माइनस कर दें तो 1600 में से 800 माइनस करें तो ये 800 रहेगा। तो देखिए लायबिलिटी करेक्ट, जो इस डेट को आज की डेट की लायबिलिटी रिकॉर्ड हो गई और उसके अगेंस्ट में रेवेन्यू आपकी एडजस्ट हो गई। तो लास्ट में हमारा आखिरी एंट्री थी इसमें, वन एम्प्लॉय रिसेप्शनिस्ट वर्क ऑफ 5 डे वर्क 50, 200 का पेबल हमने शो किया था। तो ये एक्सपेंस है आपका, और ये वेजेस एक्सपेंस जो अकाउंट पहले से मौजूद होता है उसी में एडजस्ट होता है, जो पहले से मौजूद नहीं होता वो हम ऐड करते हैं। 200 का पेबल है एंड ये लाइबिलिटी बन गई आपकी, तो अनअर्न्ड रेंट के नीचे से ऊपर आ गया ये, इसके नीचे ले लें, यहाँ नीचे ले लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, डाउन, और ये आ गई आपकी वेजेस पेएबल एंड द वैल्यू इज 200। तो अब आप देखें अभी भी आपका जो ट्रायल है वो टैली है, इसमें हमने जो अकाउंट नया ऐड किया था वो रेंट रिसीवेबल ऐड किया है एंड अनअर्न्ड रेंट को ऐड किया। तो जो नया अकाउंट जो पहले से नहीं था उसको मैंने रेड किया यहाँ पर, और जो अकाउंट पहले से मौजूद है उसको हमने या तो एज इट इज ले लिया अगर कोई एंट्री में डेबिट क्रेडिट नहीं हो रहा, या फिर हमने इसको प्लस माइनस कर लिया। तो मैं इस पर कर्सर रख के आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर एडजस्टमेंट थी तो हमने एडजस्टमेंट कर लिया, प्लस माइनस हो रहा है, इसमें भी प्लस माइनस हुआ है शॉप सप्लाईज में। एंड रेंट रिसीवेबल नया हेड आ गया, इसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें एडिशन हो गया। तो इस तरह से अब जो ट्रायल बैलेंस आया आपके पास, इट इज एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस इंडिकेट कर रहा है कि ऑल एक्सपेंसेस एंड ऑल रेवेन्यूज फॉर दिस ईयर आर recorded in trial balance now, and on the basis of this trial balance अगर आप यहां से देखना शुरू करें ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट इनकम स्टेटमेंट बन गया आपका ऑटोमेटिकली। ये जो मैंने हेड्स को बीच में इंसर्ट किया, जितने भी अमेरिकन बुक्स या दूसरी अप्रोचेज होती हैं पाकिस्तानियों को छोड़कर, वो इसी तरह करते हैं कि जो हेड ऑफ अकाउंट है उसकी तरतीब को चेंज नहीं करते। आज के दौर में कंप्यूटराइज अकाउंटिंग होती है, अकाउंट नंबर से कंट्रोल होता है, तो अकाउंट नंबरों की जो कोडिंग होती है वो भी इस तरह से होती है कि वो तरतीब वही बनती है जिस तरतीब से आना चाहिए। तो वो ट्रायल तो कंप्यूटर बना देता है, यहाँ हम हाथ से बना रहे हैं। तो मैंने करंट एसेट्स की तरतीब में करंट एसेट को ऐड किया, लाइबिलिटीज के साथ लाइबिलिटीज को। एडवांटेज इसका ये होता है कि अब अगर मैं इनकम स्टेटमेंट बनाने जाऊंगा तो बीच बीच में से मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा, ये पूरा इनकम स्टेटमेंट है। रेवेन्यूज माइनस एक्सपेंसेस, ये वाला पार्ट आ गया, रेवेन्यूज माइनस एक्सपेंसेस, इससे आपकी इनकम या लॉस आ जाएगा। जब इनकम या लॉस आ जाएगा तो देन ये वाला पार्ट अगर हम देखें कैपिटल, इसमें ड्राइंग नहीं है सवाल में, सिर्फ कैपिटल। तो इस कैपिटल की बेस पर आप इस पार्ट पर आ जाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी, कैपिटल प्लस नेट इनकम। ड्राइंग है नहीं तो ड्राइंग को हटा देंगे, नेट इनकम जो नहीं है उसको जीरो ले लें, तो ये आपका बन गया। इसके बाद आपको बनाना है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए अगर इसी आइटम्स को देखें तो अब जो कुछ यहाँ से यहाँ तक रह गया ये सारी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में ये जो पहला पार्ट है यहाँ से यहाँ तक ये करंट एसेट है,
कैश, प्रीपेड इंश्योरेंस, शॉप सप्लाईज। इसके बाद ये आ जाइए, ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक फिक्स असेट्स का पार्ट आ गया। देन ये पार्ट जो है आपकी करंट लायबिलिटीज का पार्ट हो गया, एंड ये आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आ गई। तो एडवांटेज यही होता है इस तरह से बनाने का कि जब आप इस तरह से इसको प्रिपेयर करते हैं तो आपको आगे वाला काम आसान हो जाता है, आगे पीछे से ढूंढना नहीं पड़ता, चांस ऑफ एरर खत्म हो जाता है। और इसकी बेसिस पर फिर हमने असेट्स में करंट असेट्स आ गए, देन फिक्स असेट्स आ गए, उसी तरह से ऑलमोस्ट वही आइटम है, देन करंट लायबिलिटीज आ गई, एंड ओनर सिक्योरिटी आ गया। बीच में मिस है एक आइटम, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। इस क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं थी तो इसलिए नहीं लिया हमने। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होगी तो इस करंट के बाद हेडिंग डालेंगे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, हेडिंग डालने के बाद आपके पास लॉन्ग टर्म नोट पेबल मौजूद है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को लॉन्ग टर्म की हेडिंग में जाना है, करंट लायबिलिटीज को करंट लायबिलिटीज की हेडिंग में जाना है। और जिस डेट को आप बैलेंस शीट बना रहे हैं वो डेट है आपकी क्वेश्चन में, जिस डेट को हम ये सारा काम कर रहे हैं वो है December 31। अब December 31 को जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो उस बैलेंस शीट में जो आइटम्स गिवन है यानी लायबिलिटीज वाली साइड में, तो वो तमाम लायबिलिटीज जो कि अगले 365 डेज में पेमेंट करनी हो तो उसे हम करंट लायबिलिटीज कहते हैं। करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज है जिनकी पेमेंट विद इन 365 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट करनी होती है। यानी अगले साल अगली बैलेंस शीट बनाने से पहले जिस लायबिलिटी की पेमेंट करनी हो उसे हम करंट लायबिलिटी कहते हैं। और वो लायबिलिटी जो अगली बैलेंस शीट के बाद यानी उससे अगले साल कोई पेमेंट हो, आइदर 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 10 साल के बाद, उसको हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहते हैं। इसी तरह करंट असेट्स वो असेट्स होते हैं जिनकी वैल्यू जो है बार बार चेंज होती है। तो आप देख सकते हैं कि जो कैश होता है वो डेली बेसिस पर इंक्रीज और डिक्रीज होता है। प्रीपेड इंश्योरेंस, एडवांस दिया खर्च हो गया, एडवांस दिया खर्च हो गया, सप्लाईज खरीदी इस्तेमाल कर ली, खरीदी इस्तेमाल कर ली। रेंट रिसीवेबल है तो ये रिसीव हो जाएगा, ये ऐसा तो नहीं कि 2 साल के बाद आएगा या 5 साल के बाद, अगले महीने में, अगले 15 दिन में, अगले 6 महीने में मिल जाएगा। इनको हम कहते हैं करंट असेट्स। और वो असेट्स जो इसका यूजेज जो है वो मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड होता है, जिसकी हेल्प से हम बिजनेस को रन करते हैं, बट वो बिजनेस का हमेशा रहता है, हमेशा से मुराद जो उसकी लाइफ है उस लाइफ में रहता है, उसको हम फिक्स्ड असेट्स कहते हैं। जैसे शॉप इक्विपमेंट आपने खरीद लिया है तो ये 3, 4, 5, 6 महीने में खत्म नहीं हो जाने वाला। बिल्डिंग है, लैंड है, ये आपकी फिक्स असेट्स हैं या नॉन करंट असेट्स हैं। इसी तरह लायबिलिटी में डिस्कस कर चुका, ये आपके कैपिटल आ गया है, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज। अब मैं एक बहुत दिलचस्प बात आपसे करने वाला हूँ, ये बिल्कुल अनयूजुअल बहुत सारी बातें करता हूँ। अगर देखें तो ये वही 5 हेड्स हैं, असेट्स, लायबिलिटीज, ओनर्स इक्विटी एंड एक्सपेंसेस। इसमें से असेट्स, लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी से हमने अकाउंटिंग स्टार्ट की थी, फंडामेंटल अकाउंटिंग क्वेश्चन, उसके बाद हमने आगे बात की थी। और जब पूरा साल एक साइकिल आपका कंप्लीट हो गया, एंड में भी जो आप December 31 को सबसे आखिरी रिपोर्ट आपकी क्या है, बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट भी क्या है, असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी, यानी इक्वेशन से स्टार्ट हुआ, इक्वेशन पे एंड हुआ। एक बात। दूसरी बात ये कि ये जो असेट्स, लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी होते हैं, ये जब तक बिजनेस रन करेगा उस वक्त तक ये बिजनेस में मौजूद रहते हैं, एंड इनके बैलेंसेस बढ़ते नहीं चले जाते, इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं। ऑप्टिमल लेवल जितनी रिक्वायरमेंट आपकी होती है वो आपका बैलेंस रहता है। ऐसा नहीं होता कि कैश जो है वो आपके पास बढ़ता चला जाए, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, पता नहीं कहाँ तक पहुंच जाए, क्योंकि कैश इन और आउट होता रहता है। तो ये जितने भी असेट्स लायबिलिटीज वाले पार्ट हैं ये इंक्रीज और डिक्रीज दोनों होते हैं ड्यूरिंग द ईयर। तो इनका एक मिनिमम बैलेंस रहता है जो कि आपके सामने आना जा रहा है। लेकिन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ड्यूरिंग द ईयर एक्सपेंसेस सिर्फ इंक्रीज होते हैं और रेवेन्यू सिर्फ इंक्रीज होती है। मिसाल के तौर पर रोज सेल होती है ना, आज की सेल 1 लाख की है तो आप आज का रेवेन्यू 1 लाख है, पूरे महीने में 30 लाख की सेल हो गई, अगले महीने में 20 लाख की सेल हो गई, तो ये सेल बढ़ती चली जा रही है। तो December 31 का जो ट्रायल बैलेंस होता है वो पूरे साल की सेल को जाहिर करता है कि पूरे साल में टोटल सेल, तो सिर्फ इंक्रीज का प्रोसेस है,
इसमें डिक्रीज नहीं हो रहा है। इसी तरह एक्सपेंसेस सिर्फ इंक्रीज होते हैं नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। एडजस्टिंग एंट्री की बात नहीं कर रहा, करेक्शन ऑफ एरर की बात नहीं कर रहा। सैलरी हर महीने पे करनी है, यूटिलिटी बिल हर महीने पे करना है, तो हर महीने आप पेमेंट करते जाए, खर्चा बढ़ता चला जाएगा, तो साल के आखिर में ट्रायल बैलेंस जो है आपके पास है उसमें पूरे साल के एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज आ रहे होते हैं। अब उसमें जो रिकॉर्ड होने से रह गए हैं या रिकॉर्ड हो गए वो एसेट में चले गए हैं, उसमें से ट्रांसफर करना है, उसको करेक्ट करने के लिए हमें एडजस्टिंग एंट्री बनानी पड़ती है। और जैसे ही आप इसका रिजल्ट ले लेते हैं, आपने एक्सपेंसेस और रेवेन्यू के नेट इनकम की शक्ल में या लॉस की शक्ल में रिजल्ट ले लिया, तो जो अगले साल वैल्यूज ट्रांसफर होती हैं वो सिर्फ एसेट रेवेन्यू एंड एसेट्स लायबिलिटीज एंड कैपिटल ट्रांसफर होता है। ये जो आइटम्स हैं एक्सपेंसेस रेवेन्यू हर साल के होते हैं और उसी साल क्लोज कर दिया जाता है। क्लोजिंग प्रोसेस कंप्यूटर चला रहा होता है और इन अकाउंट्स को हम क्लोज कर देते हैं, और अगले साल जो ट्रांसफर होते हैं वो सिर्फ एसेट्स लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी कहते हैं। तो जो मैं बात करता अनयूजुअल एग्जांपल की, वो इस तरह से है कि ये समझ लें 5 मेरे पास बॉक्सेस हैं, और उन बॉक्सेस में ये आइटम में कुछ बॉक्सेस ऐसे हैं जिनमें मैं बॉक्सेस में डाल भी रहा हूँ और उसमें से निकाल भी रहा हूँ, यानी उसमें इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो रहा है। वो है एसेट्स लायबिलिटीज एंड इक्विटी। तो जब मैं उसमें कुछ डालूंगा या कुछ उसमें से निकालूंगा, यानी इंक्रीज और डिक्रीज करूंगा, तो कभी भरेंगे नहीं वो। जबकि रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस जो है उसमें सिर्फ मैं एडिशन करता जा रहा हूँ, आइटम ऐड करता जा रहा हूँ। तो ये एक टाइम आएगा कि ये डब्बे भर जाएंगे, जब डब्बे भर जाएंगे तो हम क्या करेंगे कि उसका रिजल्ट निकालने के बाद अगले साल इन डब्बों को खाली करके फिर जीरो से स्टार्ट करेंगे, यानी उस साल के एक्सपेंसेस और रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। तो इसके लिए हम क्लोजिंग प्रोसेस करते हैं। क्लोजिंग प्रोसेस क्या है? सिंपली इनकम स्टेटमेंट जो बनाया था आपने, ये इनकम स्टेटमेंट, इस इनकम स्टेटमेंट को अगर मैं जर्नल फॉर्म में बना दूं तो वो क्लोजिंग एंट्रीज कहलाता है। क्लोज करने के लिए क्या करते हैं, किसी अकाउंट में अगर क्रेडिट, अगर आपके अकाउंट में मिसाल के तौर पर बैंक अकाउंट में 20,000 रुपए पड़े हुए हैं, तो आप उससे खत्म करने के लिए क्या करेंगे, 20,000 रुपए बैंक से निकाल लेंगे, तो अकाउंट बैलेंस जीरो हो जाएगा। फिर वो, मैं प्रोसेस की बात नहीं कर रहा कि एप्लीकेशन देंगे वो अकाउंट क्लोज करेगा, बैलेंस नील हो गया। बैलेंस नील कैसे होता है कि जिसमें डेबिट बैलेंस है उसको क्रेडिट कर दीजिए उसी अमाउंट से, या अगर क्रेडिट बैलेंस है तो उसको उसी अमाउंट से डेबिट कर दें, तो वो अकाउंट का बैलेंस नील हो जाता है। तो बैलेंस नील करना एक्चुअली क्या कहलाता है, क्लोज करना। तो कैसे क्लोज होता है देख सकते हैं आप कि हमने एंट्री बनाई, फीस रेवेन्यू और रेंट रेवेन्यू दोनों क्रेडिट अकाउंट थे, हमने इन दोनों को एंट्री में डेबिट कर दिया, और इन दोनों का टोटल को मैंने क्रेडिट कर दिया। टेम्परेरी अकाउंट मैंने खोला विच इज कॉल्ड एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी, किसी जगह प्रॉफिट एंड लॉस समरी लिखा हुआ है, किसी जगह इनकम समरी लिखा हुआ है। एंड अगर प्रोफेशनल अकाउंट में जाए तो उसके ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की टर्म यूज होती है, तो वो जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाला पार्ट है वो ट्रेडिंग अकाउंट होता है, और ये वाला जो एक्सपेंसेस वाला प्रॉफिट एंड लॉस। तो हमने रेवेन्यूज को क्लोज कर दिया, इनका टोटल ले लिया हमने एक्सपेंस एंड रेवेन्यू के सामने, फिर हमने तमाम एक्सपेंसेस जो इनकम स्टेटमेंट में मौजूद थे उन सबको क्रेडिट कर दिया, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है, क्लोज करने के लिए मैंने क्रेडिट कर दिया। तो अगर 98 डेबिट था और 98 क्रेडिट हो गया तो बैलेंस नील हो गए, और इन तमाम का टोटल, इस तमाम का टोटल करके आपने डेबिट कर दिया ये टेम्परेरी अकाउंट के जरिए एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी। अब वी हैव एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी का डेबिट अमाउंट 202,020 एंड क्रेडिट बैलेंस 195,300। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो या तो लॉस है या रेवेन्यू है। ये सारे एक्सपेंसेस का टोटल है, ये सारी रेवेन्यूज का टोटल है। तो रेवेन्यूज कम है, एक्सपेंसेस ज्यादा है। हमेशा लॉसेस डेबिट होते हैं और रेवेन्यूज क्रेडिट होते हैं, तो यहाँ डेबिट का टोटल ज्यादा है इसलिए लॉस है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 6,720। तो ये जो टेम्परेरी अकाउंट मैंने खोला था एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी के नाम से, अब मुझे इसको भी क्लोज करना है। तो इसको क्लोज करने के लिए क्रेडिट साइड में कम है, तो मैंने 6,720 से इसको क्रेडिट कर दिया। अब क्रेडिट में भी 2,202,020 आ गया और डेबिट में भी आ गया, और इसको एडजस्ट कर दिया कैपिटल से, यानी डिक्रीज हो गया कैपिटल, लॉस हो गया तो कैपिटल डिक्रीज हो गया। तो यही प्रोसेस जो यहाँ से यहाँ तक है। इसके बाद ड्राइंग अकाउंट को भी क्लोज कर दिया, तो ड्राइंग को क्रेडिट कर दिया और कैपिटल को डेबिट कर दिया। ये काम मैंने यहाँ स्टेटमेंट फॉर्म में किया था। रेवेन्यूज, रेवेन्यूज से एक्सपेंसेस माइनस किए और ये आपका लॉस आ गया। इस लॉस में से मैंने ड्राइंग को माइनस कर लिया एंड लॉस को माइनस कर लिया, तो ये बैलेंस आ गया। इस पूरे प्रोसेस को मैंने जनरल फॉर्म में बना दिया,
और जनरल फॉर्म बनाने को अब कहते हैं क्लोजिंग एंट्रीज। अब ये हेड क्या हो गए, क्लोज हो गए, तो अब आपका सिर्फ रह गए असेट्स और लाइबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी, उसको हमने शो कर दिया बैलेंस शीट में। ये बैलेंस शीट है, और इस बैलेंस शीट ये बैलेंस, इसकी फॉर्मेट डिजाइन डिफरेंट है बैलेंस शीट फॉर्म में। इसी को अगर मैं जनरल फॉर्म में लिख दूं, असेट्स ये आ गए और ये क्रेडिट साइड आ गई, तो ये कहलाता है पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, नाम कोई भी रख लें। अब ज्यादातर आपसे क्लोजिंग एंट्रीज तक पूछता है, पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस नहीं आता। अगर इसी को मैं अगले साल की पहली तारीख को बनाऊंगा तो ये ओपनिंग ट्रायल बैलेंस होगा नेक्स्ट ईयर का। जो इस साल का क्लोजिंग है वो अगले साल का ओपनिंग बनता है। तो फॉर्मेट है, अगर मैं इस हेडिंग इस स्टाइल में बनाता हूँ तो ये जनरल बनता है, इस स्टाइल में बनाता हूँ तो ये स्टेटमेंट बनता है विच इज बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, तो ये स्टेटमेंट बन रहा है। तो ये पूरा साइकिल मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। अगली क्लास में मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर डिस्कस नहीं करूंगा। प्रैक्टिस आपने करनी है एडजस्टिंग एंट्रीज की, प्रैक्टिस आपने करनी है इनकम, तीनों टाइप के इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट, तीनों नहीं बल्कि दो टाइप के, ट्रेडिंग और सर्विस बिजनेस। और उसमें कंपनी को ज्यादा फोकस कीजिएगा, बहुत सारे सवाल आते हैं कंपनी से रिलेटेड। तो अगली क्लास, अगले क्लास जब होगी हमारी, तो उसमें मैं कॉस्ट अकाउंटिंग लेकर जाऊंगा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में भी मुझे इनकम स्टेटमेंट बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बनाना है। ट्रेडिंग बिजनेस वाला इनकम स्टेटमेंट को फोकस करेंगे तो कास्ट अकाउंटिंग आपको ज्यादा समझ में आएगी। एंड आई होप कि आपने कॉस्ट भी पढ़ी हुई होगी। बता सकते हैं आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो कॉस्ट अकाउंटिंग पहले पढ़ चुके हैं? जी बिल्कुल पढ़ेंगे, कैश फ्लो ही पढ़ेंगे। हमें सारे एरियाज देख रहे हैं, तो अब हम थोड़ा कॉस्ट से स्टार्ट करते हैं। जब तक ये आपको टाइम मिलेगा प्रैक्टिस करने का, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट अगर आपने बनाई हुई है तो इसी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में थोड़ा सा आइडिया दे दूं, अभी हमारे पास कुछ 2-4 मिनट है। इनकम स्टेटमेंट में आपने नेट इनकम कैलकुलेट किया है, लॉस या इनकम आ गई है, एंड आपके पास जो पहले कैश था वो 3200 था, आज भी 3200 है। तो पिछले साल से इस साल अगर आपने प्रीवियस ईयर में आपके पास कैश 50,000 था और आज 40,000 है, तो 10,000 से डिक्रीज नजर आ रही है। तो इसमें हमने कैश को कहाँ से आपने ऑब्टेन किया, प्रोवाइड कैसे किया बिजनेस में, इनफ्लो जिसे हम कहते हैं, इनफ्लो कैसे हुआ और आउटफ्लो कैसे हुआ, वो हम देखते हैं कैश फ्लो से। नेट इनकम इनकम बताती है। और ये आज हमारे मजे की बात है कि हमारे जो छोटे छोटे बिजनेस हैं आजकल, जितने भी छोटे बिजनेसमैन हैं या फैक्ट्रीज में मैं रहा हूँ, कुछ फैक्ट्रीज के साथ मैंने फाइनेंस मैनेजर काम किया, तो जो सिंगल फैक्ट्रीज होती हैं जिनकी, और जो बिजनेस कर रहे होते हैं, उनका सवाल अक्सर ये होता है कि इनकम स्टेटमेंट तो बहुत शो कर रहा है कि आपको प्रॉफिट हुआ है, लेकिन सैलरीज पे करने के लिए कैश नहीं है। तो ये आंसर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट देता है कि कैश फ्लो में एक्चुअली वो अकाउंटिंग कैश बेसिस पर हम कर रहे थे, हम भूल जाते हैं उन तमाम ट्रांजेक्शन्स को जिसमें कैश कलेक्ट नहीं हुआ। नॉन कैश आइटम्स को हम इग्नोर करके सिर्फ वो आइटम्स देखते हैं जिसमें कैश इन और आउट हो रहा है। और उसकी 3 कैटेगरीज होती हैं। एक ऑपरेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी इनकम स्टेटमेंट वाला पार्ट, फिर हम देखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये जो बैलेंस शीट हम बनाते हैं, इसका ये वाला पार्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। बिल्डिंग खरीदी है तो कैश चला गया होगा, इक्विपमेंट आपने बेच दिया है तो कैश मिल गया होगा। तो ये वाला पार्ट जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। फिर इसमें जो लाइबिलिटी है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी या कोई ऐसी लाइबिलिटी जो आपने ली है जिसके अगेंस्ट में इंटरेस्ट पे करना है, तो ये वो आइटम्स हैं, या ये कैपिटल है, ये सारे फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहलाते हैं, यानी इनसे कैश जनरेट होता है। तो बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड से कैश जनरेट भी होता है और आउटफ्लो भी होता है। लोन ले लिया, कैश इनफ्लो हो गया, लोन की पेमेंट कर दी, कैश आउटफ्लो हो गया, शेयर बेच दिए, कैश आ गया, डिविडेंड पे कर दिया, कैश चला गया। तो इस एंगल से जब देखते हैं तो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है। वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, जरूर करेंगे। सवाल आया भी है एक, लेकिन अभी आपका फोकस जो है ना, ये वाला जो पार्ट है ना ऑपरेटिंग साइकिल वाला, एडजस्टिंग इट इज इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट, ये स्ट्रांग होगा तो ये बहुत सारी जगह काम आता है। कि हमने देखा कुछ क्वेश्चन को कि उसमें हमें एरिया दिए हुए थे और हमने किए, जैसे ये क्वेश्चन था, इसमें भी इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट नहीं पूछा, याद रखिएगा। उन्होंने लिखा बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द एडजस्टिंग एंट्रीज एंड एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, मैंने आपको इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट भी बता दी।
फिर डेप्रिसिएशन आ गया है। अब आप देखें ये वाला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन डिफरेंट है, लेकिन डाटा पर जरा देखिएगा कि जो डाटा आपको दिया हुआ है, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इन्वेंट्री, अकाउंट रिसीवेबल, तमाम इसमें बैलेंस शीट आइटम और इनकम स्टेटमेंट आइटम है। इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, स्पेशली ट्रेडिंग बिजनेस का इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट की इतनी प्रैक्टिस कर लें कि वो टिप पर आ जाए। मैं कभी नहीं कहता कि 50 क्वेश्चन करें, मैं ये कहता हूँ कि एक क्वेश्चन 10 टाइम करें तो याद हो जाएगा। क्योंकि सब अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा रहा हूँ तो सब में मर्चेंडाइज इन्वेंटरी ओपनिंग एंडिंग होगी। यहाँ हमने इनको रेशियोज में कन्वर्ट करना है, लेकिन डाटा तो हमें पता हो ना, जब भी हम इसको कर सकते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, याद रखिएगा। इधर भी आ जाइए तो वही चीजें हैं सारी, कॉस्ट अकाउंटिंग में भी सेल आ रही है, प्रोडक्शन आ रही है, एक्सपेंसेस, परचेजेस, सारी चीजें। तो ये आपके लिए आसान होगा अगर आप इस वाले पार्ट को, स्पेशली ट्रेडिंग बिजनेस को, ये देखिए इस सवाल में, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का सवाल है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सेल्स दी हुई है, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, सेलिंग एक्सपेंस दिए हैं, नेट ऑपरेटिंग इनकम दिया हुआ है, सारी चीजें वही हैं। थोड़ा सा एंगल चेंज हो गया है, मैन्युफैक्चरिंग इसमें आ गई है, लेकिन सारा कुछ पीछे पीछे वही आ रहा है। तो आपको इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाने हैं, ऑपरेटिंग, नेट ऑपरेटिंग इनकम कैलकुलेट करनी है, कभी कुछ कैलकुलेट करना है। इसीलिए आप देखें कि मैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उसमें मैंने जो ट्रेडिंग बिजनेस का इनकम स्टेटमेंट दिया है, उसकी जो फॉर्मेट है वो नेट ऑपरेटिंग इनकम की है। तो ये आप सबको काम आने वाला है। पेपर मैंने आपको आपके साथ शेयर कर दिए हैं, सिर्फ मुझे आपको कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला सवाल शेयर करना है, बाकी मैं कर चुका हूँ। ये वाली फाइल भी देनी होगी आपको, इसको भी हम सेव कर लें और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, दोबारा दे देता हूँ आपको। ये कौन सी वाली थी, सर्विस साइकिल था। तो अभी पता नहीं, मैंने 17 लिखा हुआ है, एक पेपर में और देख रहा हूँ, फिर इसको एंड करते हैं। मुझे नहीं पता आज कोई और क्लास भी आपकी, तो हमने देख लिया 16 में आ जाए। अगेन ये आपके पास एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है, यहाँ काम आसान हो गया। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, नो एडजस्टिंग एंट्री, नो एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड। डायरेक्ट आपको प्रिपेयर करना है इनकम स्टेटमेंट, और क्वार्टर का है, 3 महीने का इनकम स्टेटमेंट है। फिर स्टेटमेंट ऑफ रिटर्निंग बनाना है, मैंने कंपनी के अकाउंट्स बताए थे। फिर बैलेंस शीट बनानी है प्रॉपर हेडिंग से। तो कैश, अकाउंट रिसीवेबल, प्रीपेड एंड सप्लाईज, ये सारे करंट एसेट्स हो गए। इक्विपमेंट फिक्स एसेट है, डिविडेंड जाएगा स्टेटमेंट ऑफ रिटर्निंग में। सैलरी, ये एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस सारे आ गए। डेबिट का टोटल आ गया, एक्यूमुलेटेड रेफरेंस इक्विपमेंट के साथ जाएगा। नोट पेबल, अकाउंट पेबल, सैलरीज एंड वेजेस पेबल, इंटरेस्ट पेबल, ये करंट लाइबिलिटीज है। अनड रेवेन्यू भी लाइबिलिटी है। फिर शेयर कैपिटल ऑर्डिनरी, मैंने बताया था ना आपको कि शेयर कैपिटल कहीं लिखा होगा, कहीं ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल लिखा होगा, कहीं कॉमन स्टॉक लिखा होगा, कहीं पेड इन कैपिटल लिखा होगा, सब कंपनी के हैं। और आप देख सकते हैं कि ये सर्विस बिजनेस है, सर्विस रेवेन्यू और रेंट रेवेन्यू। तो ये जो मैंने कंपनी का अभी शेयर करूंगा सवाल, उस क्वेश्चन को सामने रखिए, एज इट इज बन जाएगा प्रॉपर हेडिंग के साथ। फिर अगेन क्या है, बैलेंस शीट के आइटम्स है। एंड ये क्या है, ये आखिरी सवाल डिस्कस कर रहा हूँ मैं। और ये क्वेश्चन, ये पेपर है 2016 का, इंस्ट्रक्शंस हैं, प्रिपेयर द एडजस्टिंग रिलेटिव्स। अभी आपने देखा होगा कि हमारे पास एक अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस था, हमने पहले उसकी एंट्रियां बनाई, मैंने उसको डायरेक्ट प्लस माइनस करके एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बना दिया। अब इन्होंने आपको एडजस्टिंग से पहले का ट्रायल दिया हुआ है और एडजस्टमेंट के बाद वाला ट्रायल दिया है। क्या एंट्रियां बनी होंगी वो बनाना है, तो एंट्रीज इसको देखकर बनाना है। मिसाल के तौर पर कैश 10,800 है, यहाँ भी 10,800 है, तो कैश की कोई एंट्री नहीं बनी। ये था 8,800, ये 10,000 है, कितना इजाफा हो गया, 1,200 इसमें ऐड हो गया। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 1,200 मिल गया। इसके अगेंस्ट में कुछ क्रेडिट हुआ होगा, वो आपको आगे जाकर देखना है कि वो क्या हुआ होगा 1,200 का। तो आप देख सकते हैं सर्विस रेवेन्यू 34,000 थी, अब कितनी हो गई
तो इस तरह से एंट्रियां ढूंढ कर बनानी है। यहाँ इनकम क्या है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सर्विस रेवेन्यू क्रेडिट 1200 से, सप्लाईज 2300 थी, अब 700 रह गई हैं। इसका मतलब है सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट सप्लाईज क्रेडिट की गिनती बनी होगी कितनी अमाउंट से, 1600 से। तो 1600 से ये नजर आ रहा है आपको, सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से पहले नहीं था एंट्री है सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट सप्लाईज क्रेडिट। तो इस तरह से आपको एंट्रियां ढूंढनी है, इसको ढूंढ कर मुझे शेयर कीजिए, फिर मैं आपको चेक करके आपको बताऊंगा। अगर एक्सेल में करके भेजेंगे अगर कोई आप में से तो ज़्यादा अच्छा होगा, मेरे लिए उसको करेक्ट करना आसान होगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज भी आपने कुछ गेन किया होगा। अगले वीक जो क्लास होगी वो कॉस्ट अकाउंटिंग से होगी, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट और ये हम एडजस्टमेंट डिस्कस कर रहे हैं, तो इसी से रिलेटेड कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और इनकम स्टेटमेंट वाला पार्ट है, तो इसीलिए साथ साथ करते चले जाएंगे। एंड मुझसे एक हमारे पुराने स्टूडेंट ने कहा था कि कॉस्ट अकाउंटिंग के क्वेश्चन सारिश मौजूद है क्लास में, एंड सारिश ने हैंड भी रेस किया हुआ है, कुछ कहना चाहती है बेटा? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कॉस्ट के सवाल मैंने निकाल लिए सर, काफ़ी सारे सवाल आपने हमें ऑलरेडी करवाए हुए हैं, तो सर जो जी सवाल रह गए हैं वो मैं आपको ईमेल कर दूंगी, तो हम ठीक उसको है, भी कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह, सही है, ठीक है जबरदस्त। सर, बाकी सवाल आपने कंप्लीट करवाए हुए हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अब चूंकि हमारे पास नए स्टूडेंट्स हैं ना, ये नए बैच में, तो उनके लिए हमें सबको डिस्कस करना होगा, तो अगर वो सॉल्व किया हुआ होगा तो हमारा टाइम बचेगा। लेकिन याद करिए कि जब भी मैं कोई सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ तो उसको सिर्फ देख के समझ में आ रहा होगा आपको, लेकिन क्लास के बाद उसको जरूर अपने हाथ से करना है। बाकी स्टूडेंट्स को मैं रिवाइज दूंगा, क्योंकि आज के दौर में ये होने लगा है क्लास में, हमारे एमबीए लेवल पर और बीबीए लेवल पर भी, कि जब मैं बोर्ड पर कोई क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो बच्चा उसको लिखता नहीं है अपने हाथ से, वो अपना मोबाइल निकालता है और फोटो खींच लेता है। तो फोटो खींच के कभी काउंटिंग नहीं आती जब तक आप उसे करें नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक क्वेश्चन को टाइम टाइम, पहला क्वेश्चन 10 मरतबा कर लीजिए, उससे क्या होगा कि वो आपको याद हो जाएगा क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा। उसके बाद फिर आप बेशक 15 से 20 क्वेश्चन कीजिए। तो आई होप कि काफी क्लियर हो गया होगा। मैं भी दो फाइलें अभी भी शेयर कर देता हूँ अगले 10 मिनट में। दो फाइलें मैंने शेयर करनी है, एक तो एक्सेल की कंपनी वाले अकाउंट की, और एक सर्विस बिजनेस की मैंने पहले की थी लेकिन हमने चेंज कर दिया। तो आज के लिए इतना ही। अब बाकी अब आपके साथ चैट में कौन आया? जी सर, अच्छा जी आपके साथ। तो अब मैं स्टॉप कर रहा हूँ शेयर्स को, एंड होस्ट जो है हमारे वो अब आपके साथ जाएंगे। मैं यहाँ से लीव कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़।